टाइम कीपिंग यहाँ है। सदन की गरिमा को नेता पक्ष का प्रणाम। सदन पटल पर रखा गया विषय है, इस सदन का मत है कि डिजिटलीकरण से स्थानीय सभ्यताओं का ह्रास हो रहा है और मैं इसके समर्थन में अपने विचार लेकर प्रस्तुत हूं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा स्थानीय सभ्यताओं के ह्रास को। मैं इसे समझाना चाहूंगा कि दरअसल इससे हम क्या समझते हैं। हर स्थान की अपनी एक सभ्यता होती है, अपनी पहचान होती है, अपनी संस्कृति होती है, अपनी अस्मिता होती है। और जब इस पहचान, इस अस्मिता, इस संस्कृति पर कोई दूसरी पहचान हमला करती है, अतिक्रमण करती है और उसकी वजह से जो उसमें विद्रूपताएं आती हैं या जो उस स्थानीय सभ्यता में जो परिवर्तन जो आते हैं उसे हम स्थानीय सभ्यताओं का ह्रास कह रहे हैं। और इसमें कभी कभी किसी एक सभ्यता का दूसरी सभ्यता में समाहित हो जाना भी शामिल होता है। अब हम अगर बात करें डिजिटलीकरण की, तो डिजिटलीकरण दरअसल डिजिटल मीडिया, जिससे कि हम मोबाइल, इंटरनेट, टीवी, सोशल मीडिया आदि के माध्यमों में देख सकते हैं, इन माध्यमों का जो वर्चस्व है हमारे समाज पर, हमारे जीवन पर और जो भी मूल्य है हमारे जीवन को लेकर के, समाज को लेकर के, जिंदगी को लेकर के, इन सारे मूल्यों पर जो वर्चस्व आ रहा है और जो इसकी पहुंच हमारे जीवन और समाज के हर क्षेत्र कोने में हो रही है, दरअसल उसे हम डिजिटलीकरण कह रहे हैं। अब हमें समझना यह है कि डिजिटलीकरण किस तरीके से स्थानीय सभ्यताओं के ह्रास का कारण बन रहा है। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह हो जाती है कि अगर हम डिजिटलीकरण को देखें तो डिजिटलीकरण स्वयं में ही एक खास तरीके की सभ्यता से उपजा हुआ विचार है, जो कि पाश्चात्य सभ्यता है, हम सब जानते हैं। तो डिजिटलीकरण उस सभ्यता की जरूरत के हिसाब से उपजा और उस सभ्यता के लिए उपजा जो कि पाश्चात्य सभ्यता है। अब डिजिटलीकरण कहीं भी जाएगा, जहां भी डिजिटलीकरण का प्रसार होगा, दरअसल वह उसके माध्यम से पाश्चात्य सभ्यता का प्रसार होगा, जो कि कहीं ना कहीं स्थानीय सभ्यताओं के ह्रास का कारण बनेगा। इस तरह से डिजिटलीकरण का होना स्वयं में ही स्थानीय सभ्यताओं के ह्रास का कारण है, क्योंकि वह एक खास तरीके की सभ्यता से उपजा हुआ है और उस सभ्यता के गुणों और उस सभ्यता के विचारों के साथ आगे बढ़ रहा है। अब इसमें हमें समझना होगा कि दरअसल जो पाश्चात्य सभ्यता है उसके मूल में एक भौतिकवादी दर्शन काम करता है, जो कि भौतिकता को बढ़ावा देता है और उपभोग को बढ़ावा देता है कहीं ना कहीं। तो इसका और डिजिटलीकरण दरअसल इसी विचार से, इसी तरीके की सोच से, परिकल्पना से उपजा हुआ विचार है। तो इसमें हमें देखेंगे कि दरअसल कुछ ऐसी स्थानीय सभ्यताएं, कुछ ऐसी सभ्यताएं जो कि आध्यात्म या किसी अन्य विचार पर आधारित होंगी। तो डिजिटलीकरण जब वहां जाता है तो अनिवार्य रूप से वह इस विचार पर, उनकी मूल पर ही चोट पहुंचाता है, जिस तरीके से स्थानीय सभ्यताओं के ह्रास का कारण बनता है। फिर हमें यह भी समझना होगा कि डिजिटलीकरण जो है वह संचार को बहुत आसान बना देता है और इस तरीके से विभिन्न सभ्यताओं के बीच में या विभिन्न क्षेत्रों के बीच में जो है वो जुड़ाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और हमें पता है जब जुड़ाव बढ़ेगा, जब संचार बढ़ेगा, तो उसके साथ अनिवार्य रूप से प्रतिद्वंदिता बढ़ जाएगी, क्योंकि जब हम जानने लग जाएंगे कि और भी सभ्यताएं हैं, और भी लोग हैं, और भी तरीके के विचार हैं, तो उन विचारों के बीच में प्रतिद्वंदिता बढ़ेगी, अनिवार्य रूप से होगा। और इस प्रतिद्वंदिता के साथ अनिवार्य रूप से भी जुड़ा हुआ है कि एक सभ्यता दूसरे सभ्यता से श्रेष्ठ बनने की कोशिश करेगी, होड़ मचेगी, और इस होड़ का परिणाम कुछ जो भी हुआ, एक जो भी सभ्यता नीचे जाएगी या जो भी सभ्यता ऊपर जाएगी, वहां पर एक सभ्यता का ह्रास जो है अनिवार्य रूप से उसमें अंतर्निहित है। इस तरीके से डिजिटलीकरण का जो मुख्य उद्देश्य जो है संचार को बढ़ावा देना और जुड़ाव को बढ़ावा देना, प्रतिद्वंदिता को बढ़ावा देता है, और प्रतिद्वंदिता अनिवार्य रूप से किसी एक सभ्यता के ह्रास का कारण बनेगी। इस तरीके से डिजिटलीकरण अनिवार्य रूप से स्थानीय सभ्यताओं के ह्रास का कारण। फिर यहाँ पर हमें भी समझना होगा कि डिजिटलीकरण जो है वह, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में जो मीडिया है, वह विज्ञापन का एक बहुत अच्छा माध्यम है। और इस तरीके से जो डिजिटलाइज्ड है, जिसने डिजिटलीकरण को पैदा किया है, जाहिर सी बात है वह उसमें निपुण है, उसका उस डिजिटल मीडिया पर कब्जा है। इस तरीके से जो विज्ञापन है उस पर भी जो डिजिटलाइज्ड है पहले से, जिसने डिजिटलीकरण किया है, उस पर उसका कब्जा है। इस तरीके और विज्ञापन हम सबको प्रभावित करता है, हमारे जीवन को प्रभावित करता है, समाज को प्रभावित करता है, हमारे चयन को प्रभावित करता है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे पहनेंगे, कैसे रहेंगे। इन सारी चीजों को जो प्रभावित करता है, तो चूंकि उस विज्ञापन पर, उस डिजिटल मीडिया पर एक खास तरीके का कब्जा है, उसको एक खास तरीके के विचार से उपजा हुआ है, तो वह विज्ञापन को निर्धारित कर रहा है। और विज्ञापन को जब निर्धारित कर रहा है तो बहुत सारी सभ्यताओं के चयन को बदल दे रहा है, बहुत सारी संस्कृतियों को बदल दे रहा है, क्योंकि वह चयन को बदल रहा है कि आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, वो इस चयन को बदल दे रहा है। और इस तरीके से वह फिर से स्थानीय संस्कृतियों पर, स्थानीय सभ्यताओं पर हमला कर रहा है। विज्ञापन जो है वह बाजार को बढ़ावा देता है, हम ये भी जानते हैं। और बाजार, चूंकि बाजार जो कौन सा सिद्धांत है, वो भोक्तावादी सिद्धांत, भोगवादी सिद्धांत, भौतिकवादी सिद्धांत है। तो बाजार स्वयं ही एक खास तरीके के विचार, एक खास तरीके की सभ्यता का परिचायक है। और ये जो बाजार है, ये इसका जो फैलाव है, विज्ञापन और विज्ञापन का फैलाव जो मीडिया, डिजिटल मीडिया के माध्यम से, ये तीनों ही चीजें एक साथ मिल करके
बहुत सारी सभ्यताओं का अंत कर रही है, स्थानीय सभ्यताओं का अंत कर रही है। इस तरीके से डिजिटलीकरण स्थानीय सभ्यताओं के अंत का कारण है। फिर हम बात करते हैं वैश्वीकरण की। तो वैश्वीकरण दरअसल स्वयं में ही स्थानीयताओं के अंत की घोषणा। वैश्वीकरण का मतलब यही है कि स्थानीयताओं का अंत होगा और एक स्थापित होगा, और डिजिटलीकरण ने इस वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया है कनेक्शन के माध्यम से, कनेक्टिविटी के माध्यम से और जोड़ने के माध्यम से, संचार के माध्यम से। वैश्वीकरण जो हो रहा है वो दरअसल पाश्चात्य सभ्यता या पाश्चात्य शक्तियों का को केंद्र में रख करके पूरी दुनिया को उनके मुताबिक बनाने, उनके मुताबिक करने का एक प्रयास है। जैसे कि हम देख सकते हैं तो मैकडोनल्ड का बर्गर सिर्फ अमेरिका में नहीं पूरी दुनिया में खाया जाता है। तो ये डिजिटलीकरण इसको प्रेरित कर रहा है, वैश्वीकरण को बढ़ावा दे रहा है, और वैश्वीकरण में अनिवार्य रूप से स्थानीयताओं का अंत, स्थानीय सभ्यताओं का अंत निहित है, और इसलिए डिजिटलीकरण स्थानीय सभ्यताओं का अंत करता है। फिर हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी कि दरअसल जो डिजिटलीकरण है इसके साथ एक भाषा जुड़ी है, विशेष भाषा है इसकी, और वो है अंग्रेजी। डिजिटलीकरण शब्द के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी अंग्रेजी का शब्द। तो अब भाषा जुड़ी हुई है जो कि मुख्यतः अंग्रेजी है। अब भाषा जो है किसी सभ्यता का अनिवार्य गुण होता है। इस भाषा से ही हमारा अभिवादन जुड़ा हुआ है, इस भाषा से हमारा सामाजिक व्यवहार जुड़ा हुआ है, खान पान परिधान जुड़ा हुआ है। तो यह भाषा का हमला है अन्य सभ्यताओं पर, इस तरीके से डिजिटल स्थानीयताओं पर हमला। 2 मिनट का कमेंट करना। ठीक है, तीन चार पाँच। सदन की गरिमा को सादर नमन। महोदय, सदन का मत है कि डिजिटलीकरण से स्थानीय सभ्यता का हार हो रहा है कि पुरजोर विपक्ष के नेता आपके समक्ष प्रस्तुत। महोदय, जैसे कि विपक्ष के नेता आकर डिजिटलाइजेशन को परिभाषित करते हैं और कहते हैं कि ये एक सभ्यता के ऊपर अतिक्रमण है, और महोदय डिजिटलाइजेशन से हम सभ्यता को छोड़ते जा रहे हैं। पर महोदय हमें समझना होगा ये अतिक्रमण नहीं है, हम डिजिटलीकरण को अपना रहे हैं। हम उसको जब भी कोई सभ्यता किसी को अपनाती है तो उसमें उसका कंसेशन होता है, यानी कि वो उसमें सहमत होती है, ताकि यहाँ पे अतिक्रमण है महोदय। उसके बाद हमें धीरे धीरे एक दूसरी परिभाषा को समझना होगा जो कि शायद पक्ष देना भूल गया है महोदय। डिजिटलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से, यानी इंटरनेट के माध्यम द्वारा हम अपने देश की आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक सभ्यताओं को बढ़ावा दे रहे हैं महोदय, और अपने देश का विकास कर रहे हैं, उनका विकास कर रहे हैं अपनी सभ्यता का। और स्थानीय सभ्यता महोदय क्या होती है? किसी भी एक क्षेत्र की अपनी संस्कृति और परंपराएं जो होती है वो क्षेत्र की सभ्यता होती है महोदय। आज वैश्वीकरण के युग में जो डिजिटलीकरण है वो एक आवश्यक
चीज है या आवश्यक होती जा रही है। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं डिजिटलीकरण की तो वो हमारी सभ्यता को बढ़ावा दे रही है महोदय। यहाँ पे विपक्ष आकर कहता है कि अब हमारा संचार माध्यम बढ़ चुका है, हम हर व्यक्ति से संचार कर सकते हैं। और जब हम हर व्यक्ति से संचार करते हैं तो प्रतिद्वंदा, हमारी प्रतिद्वंदा नहीं बढ़ती है। जब हम इससे संचार करते हैं तो उसके साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध होता है और सहयोग बढ़ता है महोदय। और हमारा सहयोग जब साथ बढ़ता है तो कहीं ना कहीं हमारी सभ्यताएं एक दूसरे को समझना हम शुरू कर देते हैं। इसका हमें समझना होगा महोदय कि अगर ये प्रतिद्वंदिता की बात करते भी है कि इनको लगता है कि प्रतिद्वंदिता होती भी है तो महोदय प्रतिद्वंदिता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एक उत्कृष्ट चीज आना। जब महोदय उत्कृष्ट चीज आपके सामने आते यानी कि हम अपनी सभ्यता को अच्छा बता रहे हैं, पर लेकिन महोदय ये नहीं कि हम दूसरी सभ्यता को मना कर रहे हैं, क्योंकि महोदय इसके वजह से हम क्या करेंगे, दोनों सभ्यता अपनी सभ्यता का विकास करना आरंभ करेंगे और दोनों सभ्यता का विकास होगा, ना कि इसमें ये होगा कि एक सभ्यता जीत जाएगी दूसरी सभ्यता हार जाएगी। इसके बाद महोदय हमें ये समझना होगा, जो मेरे विपक्ष के मतलब पक्ष के साथ आकर ये बोल के जाते हैं कि कहीं ना कहीं डिजिटलीकरण के कारण डिजिटलीकरण से बाजार व्यवस्था बढ़ती जा रही है, पाश्चात्य संस्कृति। महोदय मॉडर्निटी का मतलब ये नहीं कि जो पश्चिमी देश करे वो मॉडर्निटी है। अगर मैं भारत में रहकर साड़ी पहनती हूँ तो ये भी मॉडर्निटी है मेरे लिए। शायद से मेरे जो पक्ष के नेता उनकी मॉडर्निटी की जो अवधारणा वो केवल पश्चिमी देशों तक सीमित हो गई है, तो वो अलग बात है। इसके महोदय जब ये बात करते हैं अंग्रेजी भाषा की, अंग्रेजी भाषा जो है आज पूरे विश्व में फैलती जा रही है, तो महोदय हमें समझना होगा कि ये सिर्फ ये है कि हमारी संस्कृति भी बनी हुई है। अभी हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, हम हिंदी वाद विवाद यहाँ पे कर रहे हैं महोदय, क्योंकि अभी हिंदी भाषा का प्रचलन है, केवल इंग्लिश भाषा उसमें आई है। तो यानी कि हमारी संस्कृति बनी हुई है, हमने अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता को छोड़ा नहीं है, अभी तो उस सभ्यता में से कुछ चीज जोड़ी है जिसकी वजह से उसका विकास हो रहा है, ना कि महोदय ह्रास हो रहा है। यहाँ पे ह्रास का मतलब समझना होगा कि उससे खत्म हो जाना या फिर ऐसे अवस्था में पहुंच जाना कि वहां पर उसका अस्तित्व खत्म हो जाए। परंतु महोदय सभ्यता का अस्तित्व खत्म नहीं हो रहा है, वो सभ्यता आगे बढ़ रही है, उसका विकास हो रहा है। ये चीज हमें समझना होगा कि परिवर्तन संसार का नियम होता है, यहाँ तक कि सभ्यता में भी परिवर्तन होता है महोदय, सभ्यता खत्म नहीं होगी। और जब भी कोई परिवर्तन वैश्विक स्तर पर होगा तो कहीं ना कहीं उस सभ्यता में कुछ ना कुछ महोदय जुड़ेगा और वो सभ्यता आगे विकसित होगी, ना कि वो सभ्यता वहां पे खत्म होगी। इसके अलावा महोदय यहाँ पे जो मेरे साथी आकर बोलते हैं कि आज डिजिटलीकरण के कारण कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि लोग सोचेंगे कि उनकी सभ्यता कम है, वो दूसरी सभ्यता को चुनेंगे। और यहाँ पे वो एक चीज और बोलते हैं चयन, हमारे पास चयन, तो महोदय चयन हमारे पास हमारी सभ्यता के भी है और दूसरे भी है, वो हम पे डिपेंड करते हैं कि हम कौन किस चीज को अपना रहे हैं। तो गलती डिजिटलाइजेशन की नहीं होगी महोदय, तो गलती होगी उन तथाकथित लोगों की जो कि अपनी संस्कृति का चयन नहीं कर रहे। और अभी भी यदि एक व्यक्ति डिजिटल से प्रभावित तो उसके पास आपको उसकी सभ्यता की चीजें मिलेंगी भी और फिर दूसरी सभ्यता की चीजें भी होंगी, तो वो उस चीज को ऐड कर रही है, बढ़ा रही है, ना कि दूसरी सभ्यता को पूरी तरह से हटा ले रही है और दूसरी सभ्यता को पूरी तरह से छोड़ दे रही है महोदय। इसके अलावा जहाँ पे विज्ञापन की बात करते हैं कि विज्ञापन कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित करता है महोदय, तो प्रभावित करने का अर्थ ये नहीं है कि वो उस चीज से पूरी तरह से प्रभावित हो, क्योंकि उस व्यक्ति की भी अपनी सोच, उस व्यक्ति की भी अपनी कोई ना कोई सोच होती है महोदय, और वो सोच उसकी अपनी सभ्यता से होती है, ना कि उस विज्ञापन से। वो केवल बाहरी कारक उसको प्रभावित कर रहा है, परंतु आंतरिक जो कारक है वो उसके पास है कि वो उस चीज को सोच सकता है, वो उस चीज को समझ सकता है, और जो उसकी सभ्यता से प्रभावित है महोदय, तो उसकी सभ्यता कहीं ना कहीं यहाँ पे खत्म नहीं होती है। इसके बाद महोदय एक चीज समझनी होगी, जब वो कहते हैं कि पश्चिमी देश डिजिटलीकरण को लेकर आए, तो महोदय जब किसी भी देश में अनुसंधान होता है तो वो किसी एक देश में हो सकता है, ये नहीं कि सारे देश एक साथ अनुसंधान कर दे और आपको डिजिटलीकरण, अगर भारत में भी कोई चीज अनुसंधान होगा तो विश्व में फैलेगी महोदय। तो ये कहना कि पश्चिमी देशों ने वो अनुसंधान किया तो भारत के यहाँ पे नहीं आना चाहिए, तो महोदय ये कहीं ना कहीं पक्ष का गलत हुआ है। जब मेरे पक्ष के साथ आकर बोलते हैं कि मैकडॉनल्ड का बर्गर भारत में ही मिलता है तो इसका मतलब है कि उनकी संस्कृति हम खा रहे हैं, तो महोदय आपको समझना होगा कि भारत देश में भारतीय खाना भी मिलता है कहीं ना कहीं, तो इसका मतलब है कि हमारी संस्कृति वहां जाएगी। और महोदय एक बात हमें समझनी होगी, डिजिटलीकरण हमारी सभ्यता को भी दूसरी तक पहुंचा सकता है, वो हमें सीखना है, क्योंकि जिस प्रकार से डिजिटलीकरण की वजह से दूसरी सभ्यता, जैसे मेरा पक्ष मानता है कि यहाँ आ रही है, तो कहीं ना कहीं हमारी सभ्यता भी उस डिजिटलीकरण के साथ दूसरों के सम्मुख आ सकती है और हम अपनी सभ्यता को प्रचार कर सकते हैं और दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हम समझा सकते हैं कि हमारी सभ्यता में क्या है, कैसा है और कैसा नहीं है महोदय, केवल दूसरी की, क्योंकि डिजिटलीकरण सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है कि वो अपनी सभ्यता हम पे थोप दे, पर लेकिन हमारे लिए भी डिजिटलीकरण है कि अपनी सभ्यता को बढ़ा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सभ्यता का ह्रास नहीं होता है महोदय, सभ्यता का प्रचार होता है, सभ्यता का विकास होता है और सभ्यता हमारी सभ्यता दूसरे लोगों तक पहुंचती है। इसके बाद महोदय एक चीज हमें यहाँ पे समझनी होगी, अगर सभ्यता में परिवर्तन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं वो सभ्यता जटिल बन जाती है, और जब वो जटिल बन जाती है तो कहीं ना कहीं वो कट्टरवादी है, और जो हमारे कुछ कट्टरवादी होती है तो शायद वो सभ्यता का नाम सभ्यता कहलाने के लायक नहीं बचती। तो ये महोदय मेरे पक्ष के साथियों को समझना होगा। इसके बाद हमारे पास दूसरा ये है कि जो डिजिटलीकरण है, हम यहाँ पे डिजिटलीकरण को दोष नहीं दे सकते, यहाँ पे जो दोष है वो उन लोगों की
मानसिकता का हो जाता है जब वो ये सोचते हैं कि हम दूसरों की सभ्यता को अपना रहे हैं, परंतु महोदय अंततः डिजिटलीकरण हमारी सभ्यता को बढ़ावा देता है, ना कि उसका ह्रास करता है। धन्यवाद। तीन चार पाँच सदन की गरिमामयी उपस्थिति को उपनेता पक्ष का सादर प्रणाम। हमारे समक्ष विषय है कि इस सदन का मत है कि डिजिटलीकरण से स्थानीय सभ्यताओं का ह्रास हो रहा है और मैं अपने नेता पक्ष की अपनी बातों को आगे बढ़ाना चाहूंगा। सर्वप्रथम बात नेता पक्ष ने भाषा पर खत्म लिखी, तो दरअसल भाषा अपने आप में डिजिटलीकरण की जो भाषा है अंग्रेजी है, वह अपने आप में एक दूसरी भाषाओं पर अपना प्रभुत्व कायम कर रही है। जैसे आप जब किसी से मिल रहे हैं तो आप हेलो कहकर मिल रहे हैं, नमस्ते कहकर मिल रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम कहकर मिल रहे हैं। ये तमाम सारी चीजें एक दूसरे डिजिटलीकरण के माध्यम से प्रभावित हो रही हैं और अंग्रेजी का प्रभुत्व हर एक भाषा पर देखने को मिल रहा है। और यह भाषा किसी भी संस्कृति का, किसी भी सभ्यता का मूल आधार होती है। इसीलिए जाहिर सी बात है कि डिजिटलीकरण के माध्यम से स्थानीय सभ्यताओं का ह्रास हो रहा है। दूसरा बिंदु है संस्कृति में पहचान का। डिजिटलीकरण से लोग शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं, डिजिटलीकरण से शहरीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। इसके कारण से जो ग्रामीण सभ्यताएं हैं, जो ग्रामीण इलाकों में अपने स्थानीयत्व का भाव है, जो अपने जुड़ाव का भाव है, वो इस डिजिटलीकरण के माध्यम से खत्म होता चला जा रहा है। इससे भी हम यह समझ सकते हैं कि डिजिटलीकरण से किस तरीके से स्थानीय सभ्यताओं का ह्रास हो रहा है। दूसरी बात, खान पान और पहनावा और जीवन शैली में भी डिजिटलीकरण, जो कि हमारे नेता पक्ष ने बताया कि किस तरीके से वो एक खास विचारधारा के डिजिटलीकरण के उभार में, डिजिटलीकरण के आने में एक खास विचारधारा का योगदान रहा है, जो कि पाश्चात्य सभ्यता है। उसी का अंधानुकरण जो स्थानीय सभ्यताएं कर रही हैं, पाश्चात्य सभ्यता का स्थानीय सभ्यताओं पर अतिक्रमण हो रहा है, जिसके कारण खान पान पहनावा और जीवन शैली भी प्रभावित हो रही है। अभी जब वैश्वीकरण से डिजिटलीकरण जुड़ा हुआ है, इसी वैश्वीकरण के कारण एक नव उपनिवेशवाद का युग आ गया है। उदाहरण के तौर पर किसी भी, चाहे वो पहनावा हो या फिर खान पान हो, जैसे कि पाश्चात्य सभ्यता का जो पहनावा है उसे कई देशों की कई मुल्कों के स्थानीय सभ्यताओं ने उसका अनुकरण किया, लेकिन स्थानीय सभ्यताओं का अनुकरण पाश्चात्य सभ्यता ने नहीं किया। यही हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ाव में जो हमारे जो हम नेता पक्ष बात कर जाते हैं कि एक दूसरे से जुड़ने में, प्रतिद्वंदिता में किसी उत्कृष्ट सभ्यता का उभार होगा, किसी अच्छी सभ्यता का उभार होगा। तो किसी सभ्यता को अच्छी कहना यानी कि आप दूसरे को बुरी साबित कर रहे हैं, यह स्वयं में यह दर्शाता है कि यह दूसरी स्थानीय सभ्यताओं पर, दूसरी सभ्यताओं पर आपका अतिक्रमण है और आप दूसरी सभ्यताओं को ह्रास करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं अगली बात कहना चाहूंगा कि किसी भी सभ्यता का, दरअसल हमारा बिंदु यह है कि किसी भी सभ्यता का दूसरे स्थान पर पहुंच जाना ही यह अपने आप में दूसरी सभ्यता का ह्रास है। जब एक सभ्यता अपने स्थान पर रहेगी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक सभ्यता एक दूसरे से जुड़े तो उनमें आदान प्रदान होगा। दरअसल यह आदान प्रदान ही एक सभ्यता का किसी दूसरे स्थान पर पहुंचकर दूसरी सभ्यता को प्रभावित करना, उसको अतिक्रमण करना है, यह अपने आप में उस सभ्यता का ह्रास है। डिजिटलीकरण के माध्यम से विज्ञापन को बढ़ावा मिल रहा है। वही बात हमारे नेता ने कहा था कि किस तरीके से डिजिटलीकरण से विज्ञापन और विज्ञापन से हमारे चयन को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल विज्ञापन में स्थानीय सभ्यताएं जो हैं, स्थानीय सभ्यताएं विज्ञापन का इस्तेमाल उस तरीके से नहीं कर पाती हैं जिस तरीके से पाश्चात्य सभ्यता कर पाती हैं, क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता ने ही इस डिजिटलीकरण नामक व्यवस्था को जन्म दिया है। इसीलिए विज्ञापन पर उनका नियंत्रण है और विज्ञापन सीधे तौर पर किसी भी व्यक्ति के चयन को प्रभावित करता है कि वह क्या खाएगा, क्या पिएगा, कौन सी वस्तुओं का चयन करेगा, किस प्रकार के सामान खरीदेगा, किस प्रकार की जीवन शैली होगी। हर पहलू पर डिजिटलीकरण विज्ञापन के माध्यम से उसको प्रभावित करने का प्रयास करता है और इसी विज्ञापन से बाजारवाद को बढ़ावा मिल रहा है, भौतिकता को बढ़ावा मिल रहा है। और जाहिर सी बात है कि जो
अगर कोई एक सभ्यता भौतिकवाद पर आधारित है, वह किसी ऐसी सभ्यता के पास जाएगी जो आध्यात्म पर, स्पिरिचुअलिटी पर आधारित है, तो वह उसकी सभ्यताओं का ह्रास करेगी, उसका अतिक्रमण करेगी। जब भी कोई दो से अधिक या तीन सभ्यताएं, उनमें संघर्ष होगा, उनमें होड़ मचेगी, प्रतिद्वंदिता का भाव होगा, तो वो एक दूसरे से श्रेयस्कर साबित होने का प्रयास करेंगी, एक दूसरे से बेहतरीन होने का प्रयास करेंगी, जिसके कारण ही एक व्यवस्था जो है बेहतर होगी, एक व्यवस्था ऊपर की ओर जाएगी, वह ज्यादा लोगों द्वारा अपनाई जाएगी, या फिर दूसरी सभ्यता का उसमें पतन होना लाजमी है। अब मैं नेता विपक्ष की कुछ बिंदुओं पर आना चाहूंगा। तो उन्होंने कहा कि हर देश का अपना अनुसंधान होता है, डिजिटलीकरण वाली बात करके किस सभ्यता से आया है। तो दरअसल ये अनुसंधान जो डिजिटलीकरण वो एक खास देश का है, एक खास सभ्यता के कारण आया है, उसका दूसरी सभ्यताओं द्वारा अपनाया जाना ही स्वयं में यह दर्शाता है ये डिजिटलीकरण के माध्यम से किस तरीके से वैश्वीकरण और विज्ञापन और बाजारवाद और भौतिकवाद के कारण स्थानीय सभ्यताओं का ह्रास हो रहा है। सभ्यता में परिवर्तन की अगर हम बात करते हैं कि किसी भी सभ्यता में, उन्होंने कहा कि सभ्यता में परिवर्तन होते रहने चाहिए। तो अगर किसी सभ्यता में परिवर्तन अपने आप हो रहा है, वह सभ्यता में अपने आप में कोई परिवर्तन कर रही है, तब आप यह कह सकते हैं कि ह्रास नहीं हो रहा है। लेकिन उस सभ्यता दरअसल एक होड़ मची हुई है स्थानीय सभ्यताओं में कि किस प्रकार से आप पाश्चात्य संस्कृति के तरह दिखने लग जाएं, पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण की होड़ मची हुई है। सभ्यता में परिवर्तन स्वयं ही नहीं आ रहा है, सभ्यता में परिवर्तन विज्ञापनों के माध्यम से, बाजारवाद के माध्यम से, इस डिजिटलीकरण का प्रयोग करके लाने की कोशिश की जा रही है, जो स्वयं में दर्शाता है कि किस तरीके से डिजिटलीकरण के माध्यम से स्थानीय सभ्यताओं का ह्रास हुआ है। मैं यहीं पर बोल सकती हूँ। सिंपल वे, सैंपल वे, हार्ड पर डेसिमल एंड राउंड। सदन में उपस्थित सभी विद्युजीवों को मेरे सादर प्रणाम। मान्यवर, सबसे पहले पक्ष इस बात में कंफ्यूज है कि अगर हम किसी की सभ्यता को थोड़ा अपना लेंगे और उसमें विकास कर लेंगे तो उससे हमारी सभ्यता खत्म हो जाएगी। सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा, अगर हम जीन्स पहनते हैं तो उसके साथ कुर्ती भी पहनते हैं, और अगर हम मॉडर्न कपड़े पहनते हैं तो उसके साथ साड़ी भी पहनते हैं, और अगर साड़ी भी पहनते हैं तो हम बुर्खा भी पहनते हैं। यानी इसका तात्पर्य क्या है, हमने अपनी स्थानीय जो परंपराएं, सभ्यताएं हैं, उन्हें सुरक्षित रखते हुए उन्हें आगे बढ़ाया है। और विकास करना उसको बदलाव करना नहीं होता, विकास करना उसमें नई चीजें जोड़ना होता है, और विकास ये आज डिजिटलीकरण अपना रहा है। आपको ये उन्होंने कहा कि जो स्थानीय संस्कृति का जुड़ाव है और वो जो शहरों में आ रही है, शहरों में परिवर्तित हो रही है, ये समझिए कि जब कोई व्यक्ति गांव से शहर में आता है तो वो अपनी संस्कृति को साथ लेकर आता है। बिहारी चीजों से ये दर्शाता है कि वो किस स्थान का है। तो इससे क्या पता चल रहा है, डिजिटलीकरण तो है, हमारे पास चयन तो है, लेकिन हमारी जो मूल अवधारणा है या फिर मूल आधार है, हम उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर मैं यहाँ पर बुर्खा पहन के खड़ी हुई हूँ तो इसका बात का प्रूफ है कि मैं अपने स्थानीय जो परंपराएं, सभ्यता है, उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ, चयन होने के बावजूद। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे पास चयन आ जाता है, लेकिन चयन का मतलब ये नहीं है कि उस चयन में से हम अपनी सभ्यता को खत्म करके वही चयन अपनाएंगे जो पश्चिमीकरण हमें दिखा रहा है। चयन का मतलब क्या होता है, चयन का मतलब आपकी जो मानसिकता है उसे खोलना होता है, और आपको इतना बुद्धिजीवी होना चाहिए कि आप अपनी संस्कृति को बचा सके और अपनी संस्कृति का प्रचार कर सके। फिर वो कहते हैं कि प्रभावित है, और फिर वो कहते हैं नव उपनिवेशवाद इससे अपना रहा है। फिर वही बात हम अपनी संस्कृति को लेकर बैठे हुए हैं। अगर हमने हिप हॉप अपनाया है तो हमने भरतनाट्यम को नहीं छोड़ा है, वो हमारी स्थानीय पहचान है और वैश्विक स्तर पर हम उसका प्रचार कर रहे हैं। और किसी चीज को अपना लेना, उसमें विकास करना होता है, उसके आधार को खत्म करना नहीं होता। फिर हम बाजारीकरण की भौतिकतावाद की बात करते हैं कि उसे भौतिकतावाद और हमें जो दिखाया जा रहा है हम वो ही अपना रहे हैं। हमें जो दिखाया जा रहा है हम उसे अपनी सभ्यता से कंपेयर करते हैं और हम ये देखते हैं कि कहीं हमारी सभ्यता में कमी तो नहीं, और उस कमी के कारण क्यों हमारे आगे नहीं पहुंच पा रही, और उस कमी को हम दूर करते हैं और अपनी सभ्यता को, संस्कृति को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उस कमियों को दूर करकर। वो कहते हैं कि खुद विकास हो जाएगा, खुद जो कमियां दूर हो जाए। कमियां कब दूर होती है, जब हम कोई अच्छी चीज देखते हैं। अच्छी चीज कब देखेंगे, जब वो हम बताई जाएगी। और अच्छी चीज का ये मतलब नहीं है कि हम उसे अपनी सभ्यता को छोड़कर उसे
संपूर्ण रूप से अपना लेंगे। हम भारतीय हैं, हम ये भारतीय कहते हैं, हम हिंदी भाषा बोलते हैं, हम हिंदी भाषा बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा को अपनाने के बावजूद हम हिंदी का प्रचार करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी स्थानीय भाषा, स्थानीय संस्कृति और स्थानीय सभ्यता को किसी भी हाल में छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये बात करते हैं बाजारीकरण की और उपभोक्ता भाव की, तो आपको याद रखना चाहिए बाजारीकरण और उपभोक्ता भाव लाभ से आधारित है। और लाभ हमारे यहाँ पर क्या है? हमारा लाभ है अपनी स्थानीय व्यवस्था को, स्थानीय सभ्यता को आगे पहुंचाना। तो बाजारीकरण होना कोई बुरी बात नहीं है, लाभ अपनाना, लाभ को लेकर आना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन क्या हमारा मकसद है? हमारा मकसद अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना। हम हिंदी की क्यों बात करते हैं? वैश्विक स्तर पर पहुंच जाए, और उसका माध्यम हम क्या अपनाते हैं? उसका माध्यम हम डिजिटलीकरण अपनाते हैं। आज सरकार क्यों बार बार बात कर रही है कि हमें डिजिटलीकरण अपनाना है? क्योंकि वो आज विकास का जो माध्यम बन चुकी है, या फिर जो संचार का माध्यम बन चुकी है, वो देखिए। फिर ये बात करते हैं जिस तरीके से प्रतिद्वंद्विता क्या होता है। प्रतिद्वंद्विता आपको अपनी कमियां दूर करने का मौका मिलता है। अगर मैं यहाँ पर हार जाती हूँ और कंपटीशन करने के बावजूद, तो आप ये समझिए कि मुझे ये मौका मिलेगा, क्या कमियां थी, तो ये कमियों को दूर करने का एक अवसर प्रदान करती है प्रतिद्वंद्विता। प्रतिद्वंद्विता बुरी नहीं होती। सर्वप्रथम आपको ये समझना पड़ेगा, बाजारीकरण अगर आप लाभ पहुंचाने के लिए अपनी संस्कृति को स्थानीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पहुंचाने के लिए करते हैं, तो वो बुरी नहीं है। ये तो आपकी कमी है ना। क्यों पश्चिमीकरण आप अपना रहे, क्यों पश्चिमीकरण की सभ्यता को आप अपने ऊपर थोप रहे हैं? आपको ये चांस होना चाहिए, आप ये देखें क्यों उसकी जो सभ्यता है वो बढ़ रही है, और उसको देखते हुए आपको अपनी सभ्यता अपनानी। इसमें डिजिटलीकरण का कोई नुकसान, कोई गलती नहीं है। इसमें गलती हमारी है कि हम उसे ठीक तरीके से अपनाएं और उसे ठीक तरीके से साबित करने की कोशिश करें। फिर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मेरे साथी ने क्या क्या बातें कही। उन्होंने इसको बात की कि जो मिश्रित सभ्यता होती है वो आपका विकास करती है, आपके पास सामने चयन का ऑप्शन रखती है, आपकी जो सभ्यता है उसे आगे बढ़ाती है, और किस तरीके से हम अपनी नई सभ्यता के होने के बावजूद अपनी स्थानीय सभ्यता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये दिखाती है कि हाँ, हमारे पास डिजिटलीकरण है, लेकिन हम उसके लाभ और उसको अपनी सभ्यता को विकास बनाने को ऑप्शन में रखते हैं। फिर उन्होंने बताया कि आज हम बर्गर खाने के लिए ऑप्शन, देखिए बर्गर खाते हैं, इसका मतलब ये नहीं हम डोसा नहीं खाते, इसका मतलब ये नहीं कि हम दाल चावल छोड़ चुके हैं। वैश्वीकरण ने आपके सामने चयन के ऑप्शन रख दिए हैं। उसने आपको पकड़कर ये नहीं कहा कि आपको बर्गर ही खाना है। अगर हम रोज घर में बर्गर नहीं खाते, इसकी मतलब क्या है? हम अपनी सभ्यता और संस्कृति और स्थानीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं। अगर हम बर्गर, यहाँ पर वैश्वीकरण के कारण जो मॉडर्न कंट्रीज है या फिर दूसरी कंट्रीज है, उनका यहाँ पर प्रचार हो रहा है, तो हमारा जो खान पान है, ये संस्कृति है सारी, वो भी वहां पर पहनी जा रही है, वो भी वहां पर खाई जा रही है, वो भी वहां पर देखी जा रही है। तो ये खाना पीना वैश्विक स्तर पर सभी सभ्यताओं, सभी स्थानीय व्यवस्थाओं हो रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है? हम डिजिटलीकरण के माध्यम से अपनी स्थानीय सभ्यता जो है, उस स्थानीय सभ्यता को आगे बढ़ाते हुए उसका विकास कर रहे हैं, उसे आगे प्रचार कर रहे हैं। धन्यवाद। 2 मिनट का कमेंट एंड क्वेश्चन आंसर तैयार करें। क्या अभी तो क्वेश्चन बोर्ड में हुई अभी तो आइए इधर रखिए उसको, बस इसी के हॉटस्पॉट से काम चल रहा है।
क्या हम हिंदी छोड़ चुके हैं? देखिए, हम हिंदी छोड़ चुके हैं नहीं छोड़ चुके हैं उससे बात नहीं। हमारी सभ्यता में अंग्रेजी का समावेश दरअसल हमारी सभ्यता पर ये अतिक्रमण है और इससे हमारी सभ्यता का ह्रास हुआ है। हमारे नेता पक्ष ने बताया था कि सभ्यता का ह्रास, अगर हमने अंग्रेजी को अपना लिया समझ लिया हमने हिंदी को खत्म कर दिया। अंग्रेजी हमारे यहाँ आई तो हमारे यहाँ अंग्रेजी आई है तो हिंदी कहीं ना कहीं हटा करके ही आई है ना, तो ह्रास तो हुआ। हम हिंदी बोल रहे हैं किस तरीके से हटा देंगे? अरे सभी लोग थोड़ी बोल रहे हैं, कुछ लोग जो लोग इंग्लिश बोलना सीखे हैं हिंदी बेल्ट में उन लोगों ने हिंदी को छोड़ करके ही अंग्रेजी बोलना सीखा ना, तो वो हिंदी नहीं बोल रहे। अरे कई लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी में सिर्फ बात करते हैं। आपके पास चयन आ रहा है, ये चयन नकारात्मक है। देखिए, किसी भी व्यवस्था का ह्रास उस नकारात्मक है सकारात्मक है, ये हमारा बहस का मुद्दा नहीं। अगर आपके पास चयन आ जाता है, जब हमारे पास चयन होता है और वो चयन विज्ञापन के द्वारा संचालित किया जा रहा है, तब वो उससे हमारी सभ्यता का ह्रास होगा। जो आप अपनी मानसिकता विज्ञापन के अकॉर्डिंग पे करेंगे, लोगों की मानसिकता को देख करके ही तो कंपनियां विज्ञापन करती हैं। अरे भाई, मानसिकता को प्रभावित करने के लिए ही तो विज्ञापन, जो कंपनियां हैं विज्ञापन पर करोड़ों रुपए खर्च करती हैं। और जो लोग सिर्फ साड़ी पहने हुए हैं, सूट पहने हुए, उनकी मानसिकता पे क्यों प्रहार नहीं कर रहे? अरे वो लोग, जो लोग साड़ी सूट पहने हुए हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोगों ने पाश्चात्य पहनावा को अपनाया है उन लोगों ने अपने स्थानीय सभ्यताओं को छोड़कर ही अपनाया ना। मतलब कि एक लड़की के रूम स्टोरेज में अगर बिकनी है तो उसमें सूट नहीं हो सकता, या फिर शॉर्ट से तो सूट नहीं होगा। दरअसल वो हमारा विषय ही नहीं, यही तो विषय ना, संस्कृति और दूसरी संस्कृति साथ चल रही है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि शॉर्ट्स है तो अच्छा है खराब है शॉर्ट्स पहनना अच्छा है। देखिए, बात ऐसी है कि शॉर्ट्स अगर किसी ने पहना, हाँ देखिए मैं समझ गया आपके सवाल को। शॉर्ट्स अगर किसी ने पहना तो अपने स्थानीय पहनावे को छोड़ करके ही पहना ना। अगर वो शॉर्ट्स नहीं पहनती तो स्थानीय पहनावा पहनती, तो अपने स्थानीय पहनावे को छोड़ा जाना अपने आप में खराब। अरे कभी के लिए तो छोड़ा ना। जीन्स और मैं कुर्ती एक साथ पहनी तो मैंने अपने स्थानीय पहनावे को छोड़ दिया, इसमें विकास ही तो करा। अरे ये दरअसल ये एक निजी मामला है, लेकिन देखिए क्या है कि अगर कोई व्यक्ति जीन्स पहन रहा है, जीन्स जाहिर सी बात है पाश्चात्य पहनावे को पहना है। विकास देखिए, सभ्यता ये पाश्चात्य सभ्यता का विकास हुआ ना, पाश्चात्य सभ्यता का विकास स्थानीय सभ्यताओं का ह्रास। कहाँ जा रहे? नहीं बोली जाती हिंदी। जो बाहरी देश में हमारे लोग हैं वे कभी कभार हिंदी में हिंदी प्रतियोगिता का आयोजन होते, चलिए छोड़िए बात, कोई बात नहीं। बाहरी देशों में खान पान है, हमारा ये नहीं, उससे बिना काटते हैं। बाहरी देशों में दरअसल खान पान बहुत कम, पहली बात तो बहुत कम है, दूसरी बात खान पान नहीं। देखिए बात यह है कि खान पान जिन लोगों के लिए है, हमारे भारतीय लोग ही उस खान पान का प्रयोग करते हैं, जो वहाँ पर भारतीय लोग उस खान पान का प्रयोग करते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैकडोनल्ड और KFC और CCD ने जिस तरीके से प्रभुत्व कायम किया है, आप नहीं खाते, लेकिन कई लोग हैं जो हर दिन जाते हैं। हर रोज खा रहे हैं वो 665 दिन, 665 दिन 365। देखिए लेकिन देखिए हम एक नहीं कह रहे, देखिए बात ऐसी कि जिस दिन भी खा रहे हैं, अभी तो वैलेंटाइन डे थे, अभी हर दिन जा रहे हैं, तो जिस दिन भी खा रहे हैं क्या वैलेंटाइन वीक है आजकल, रोज जा रहे हैं। जब भी वो अपनी स्थानीय खान पान को छोड़कर बाहरी खान पान को अपना रहे हैं, तब वो अपने खाना को छोड़ा ना। जब वो बना रहे हैं तो हम ईद और दिवाली को थोड़ी ना छोड़ रहे हैं। अरे हम ये कहाँ कह रहे हैं कि वैलेंटाइन डे, ईद और दिवाली को छोड़ दे, लेकिन आपने जब देखिए खाना कोई 3 टाइम ही खाता है, अगर 3 टाइम खाने में एक टाइम वो पाश्चात्य खाना खाएगा तो एक टाइम अपनी स्थानीय सभ्यता को छोड़ा ना। सवाल का जवाब दो। जो छोड़ने वाली बात बोल रहे थे वो पर्टिकुलर टाइम में बोल रहे थे या पूरा छोड़ने की बात बोल रहे थे? नहीं, छोड़ने से हमारा तात्पर्य, हमारे नेता पक्ष ने ये अपनी परिभाषा में कहा था
कि किसी भी सभ्यता का ह्रास छोड़ना नहीं होता। नेता नेता विपक्ष अब सबसे पहले तो मुझे बता दीजिए कि आप लोगों ने इस बात को लिखा है कि स्थानीय सभ्यताओं के ह्रास से आप क्या समझते हैं? थोड़ा सा तेज। स्थानीय सभ्यताओं के ह्रास से आप क्या समझते हैं? मैंने अपने वक्तव्य में बोला था कि ह्रास का मतलब होता है जब कोई सभ्यता का अस्तित्व खत्म होने की कगार में आ जाएगा, आप कह रहे हो वो ह्रास होना होता है। सभ्यताओं हमने देखिए क्या है कि सभ्यता एक सभ्यता में दूसरी सभ्यता का अतिक्रमण और दूसरी सभ्यता के कारण उसमें परिवर्तन जो है, ठीक है, वो सभ्यता का ह्रास है। वहाँ से पहली बात तो अतिक्रमण और परिवर्तन से नहीं हो सकता है। अरे अतिक्रमण के कारण परिवर्तन की मैं बात कर रहा हूं। अतिक्रमण हो ही नहीं रहा है। अतिक्रमण कब होता है महोदय? जब किसी का वर्चस्व होता है और वो व्यक्ति आप पे थोप रहा है वो चीज और आप अपना रहे हैं, तो परिवर्तन सभ्यता के अंदर हो रहा है। ये बताइए कोई चीज आप कैसे अपनाते हैं? ये बताइए मुझे कि आप शरबत पी रही थी, आप कोका पीने लग गई, ये शिफ्ट कैसे है? ये परिवर्तन कैसे आ गया? चयन है मेरे पास। हाँ? चयन है चयन है आपके पास ना? आपके पास चयन है ना? हाँ। चयन विज्ञापन के मेरे माध्यम पास से एक सेकंड। मेरे दिल को दरअसल पहले आप चयन करती थी शरबत पीने का, अभी आपने चयन किया कोका कोला भी। कैसे नहीं चाहिए कोका कोला पीने का? सभ्यता मूल्य होता है। मैंने परिभाषित किया था कि मैंने कहा सभ्यता मूल्य होते हैं, ठीक है, जिसको हम मानते हैं। तो आपने जब ना चयन परिवर्तित कर लिया, ये चयन का जो परिवर्तन है ये सभ्यता का ह्रास तो है। मेरे पास पहले शरबत ही था तो मैं शरबत ही पीऊंगी ना। एक चीज शरबत नहीं, एक ही चीज नहीं। अब मेरे सभ्यता में और चीज जुड़ गई है तो उसका विकास हो गया, बस चयन बढ़ गया विकास है। नहीं, उसे तो वही तो ह्रास है ना। आप अपनी चीज को छोड़ के दूसरे को अपना रही है तो ह्रास है ना। नहीं, तो अपनी चीज थोड़ा छोड़ दी मैंने। विकास तो सभ्यता का अब ये थोड़ा ना कोको कोला नहीं, भी नहीं, पीऊंगी, नहीं, शरबत बात- पीना ही छोड़ दूंगी। नहीं, बात यही है ना कि विकास क्या है? विकास सभ्यता अपने आप में करेगी, अपने आप में अपने विकास। आप में ऐसे नहीं, विकास तो सभ्यता का अपने आप में होगा ना। ये तो हुआ विकार हुआ, बाहर से कंटेमिनेशन बोलते हैं विकार, बाहर से आई चीज को अपनाना, ये तो विकार हुआ ना। यही तो ह्रास है जो मेरी डेफिनेशन है। हमने जैसे निर्धारित किया, सदन ने निर्धारित किया, ह्रास क्या है? बाहरी प्रभावों से परिवर्तन सभ्यता में बाहरी सभ्यता है। ये सदन में स्थापित है। अब इस हिसाब से आप कहीं कोका कोला शरबत छोड़ के आप कोका कोला पी रही हैं, चयन आपका बदल रहा है, यही तो सभ्यता का ह्रास हुआ। आप स्वीकार कर रहे हैं। तो मैं कोको कोला में पी रही हूँ, मैं शरबत नहीं छोड़ रही हूँ। छोड़ने मेरी की बात सभ्यता- नहीं है। हाँ तो ह्रास कैसे इसमें हुआ? ह्रास विकास हुआ ना। ह्रास का एक मतलब चीज और जुड़ गई ना, ह्रास का मतलब खत्म हो जाना थोड़े होता है। खत्म हो रहा। नहीं, डेफिनेशन हमारी क्या है? डेफिनेशन यहाँ डिफाइन क्या है? ह्रास का मतलब है एक सभ्यता में दूसरी सभ्यता के कारण आ रहा जो परिवर्तन है, उसके अतिक्रमण के कारण जो आ रहा परिवर्तन है, जिसमें कि कभी सभ्यताओं का अंत भी शामिल है, कभी शामिल, हमेशा मैंने आएंगे। अपने आप परिभाषा नहीं, तो हम तो परिभाषित करेंगे ना। तो ये कोको कोला, ये शरबत से कोको कोला का सिर्फ ह्रास है कि नहीं? इस डेफिनेशन के साथ, विकास इस डेफिनेशन के साथ विकास विकास, अच्छा मतलब उसको अपनाने का परिवर्तन विकास। परिवर्तन विकास, उसे हम ह्रास करें। आप ह्रास कह रहे हैं, ह्रास होना खत्म होना होता है। तो फिर ह्रास क्या है? बताया तो आपको स्टार्टिंग में, अस्तित्व खत्म हो गया है। हमने लुंगी पहनना छोड़ दिया तो खत्म हो गया, हमने जींस पहनना शुरू कर दिया। साउथ में तो पहले आती है, साउथ में तो वो साउथ का कल्चर है, पूरे भारत की कल्चर नहीं है, तो पहले लंगोट नहीं पहना जाता है तो सभ्यता का ह्रास हो गया। अब आप कह रहे हैं कि हमारी सभ्यता बाहर जा रही है, ठीक है, आप लोग बात कर रहे हैं हमारी सभ्यता बाहर जा रही है। तो जब आपकी सभ्यता बाहर जा रही है तो वो किसी सभ्यता की कीमत पर जा रही है, किसी सभ्यता में जा रही है ना। उनके पास भी चयन के ऑप्शन पड़ते हैं ना। तो चयन का दरअसल ऑप्शन ही तो ह्रास है ना। डिफाइन क्या है? वो अपनी सभ्यता, अगर कोई विदेशी लड़की साड़ी पहनती है तो वो अपनी सभ्यता को नहीं छोड़ रही है। बात ये है ना, बात क्या है? बात क्या है? सभ्यता का अंत ह्रास नहीं है, सभ्यता में परिवर्तन की सभ्यता के माध्यम से होना, यह ह्रास है ना। तो उसका देखिए सभ्यता क्या है? हमारा मूल्य है कि मैं जींस पहनना चाहता हूँ, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। मैं सभ्यता ये है कि मेरा मूल्य है कि मैं जींस पहनता हूँ। अब इसमें जब ऑप्शन आ गया लुंगी पहनने का, जब मैंने लुंगी पे शिफ्ट मार दिया, ये मेरी सभ्यता का ह्रास है। तो सुनिए, विकास तो उस सभ्यता का हो ना। मेरी सभ्यता में तो गिरावट आ गई ना। मैंने 4 दिन लुंगी नहीं पहनी, मैं 4 दिन जींस नहीं पहना, लुंगी जो आज आपने लुंगी नहीं पहना उसका तो भूल गए। वो नहीं गया, ह्रास हुआ ना, कमी आई ना, ह्रास में कमी आना। नहीं बात चीज होगा, आपको ऑप्शन आ गया, विकास हो गया। पकड़ो। आपने भौतिकतावाद की बात करी, आपने बाजारीकरण की बात करी। इसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, और जब हम संस्कृति में बात करते हैं तो मतलब कि अपनी संस्कृति का आधार पर लाभ कमाना, ठीक है ना? बात ये है कि लाभ, बाजारीकरण का क्या लाभ है? आर्थिक लाभ। नहीं, आप सभ्यता बनाइए,
बहुत सारी ऐसी सभ्यताएं हैं जो इस तरीके के लाभ आध्यात्मिक लाभ या फिर भौतिकतावाद में सभ्यता का लाभ क्या होगा? मैं वही बोल रहा हूँ माने वाला मान नहीं रहा, मैं क्लियर कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। ये क्या है कि आर्थिक लाभ कमाना बाजारीकरण का उद्देश्य है। बहुत सारी ऐसी सभ्यताएं हैं जो इस बाजार से इत्तेफाक नहीं की, बहुत सारी ऐसी सभ्यताएं हैं दुनिया में जो बाजार में विश्वास नहीं रखती, बिना बाजार में उनका काम चल रहा है। इस बाजार का जो इन्फ्लुएंस है, सुनिए, अब ये बाजार जो है उन पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है, उन पर बढ़ रहा है। ये बाजार का जो विकास हो रहा है किसी की कीमत पर हो रहा है। सवाल ये बाजार आपने कहा कि बहुत सारी सभ्यताएं वो बाजार में यकीन ही नहीं करती, मतलब कि आपके अकॉर्डिंग बाजार की वजह से हाथ होता है, यानी जहाँ पर बाजार नहीं वहाँ तो हाथ होगा। ये सभ्यता यही तो बात है ना। दरअसल अलग अलग स्थानीयताएं, अलग अलग सभ्यताएं हैं। अब एक सभ्यता इंक्रोच कर रही है, अतिक्रमण कर रही है दूसरे पर, यहाँ से उठकर के यहाँ पर आ रही। जहाँ बाजार नहीं वहाँ बाजार सुनिए, जहाँ बाजार नहीं है वहाँ पर बाजार फैल रहा है। दरअसल और कैसे फैल रहा है, वो मनोवैज्ञानिक स्तर पर, उनके चयन के स्तर पर उनको विभिन्न चयन ऑप्शन देकर के वो फैल रहा है, वहाँ पर पहुंच रहा है। दरअसल यही ह्रास है, और ह्रास को मैंने क्लियरली डिफाइन किया। किसी भी सभ्यता का दूसरी सभ्यता के प्रभाव में उनमें परिवर्तन होना, जिसमें कि कभी कभी परिवर्तन शामिल है। ठीक है, आपने बताया जो डिजिटलीकरण है उसकी वजह से संचार हो रहा है, तो संचार से केवल प्रतिद्वंदिता उत्पन्न होती है, सहयोग उत्पन्न होता है। समझिए तो बात ये है, स्थानीयताएं जो स्थानीय सभ्यताओं की बात कर रहे हैं, दरअसल वो संरक्षित तभी रह सकती हैं जब अपने में जब भी उनमें कमियां, जिसे आप कमी कह रहे हैं, आप किस चीज को कमी माने, किस चीज को सही माने, किस चीज को गलत मानेंगे, दरअसल आपकी सभ्यता के मूल्यों, सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्धारित होता है। अब जब बाहरी मूल्य इधर आएगा, इधर वाला मूल्य बदला कि नहीं बदला, क्या सही क्या गलत है, दरअसल यही राज है। अरे सही और गलत क्या है, कौन कहेगा साड़ी पहनना गलत और जींस पहनना गलत, ये मूल्य सभ्यताओं में कमियां नहीं होती क्या? देखिए सभ्यता, कोई भी सभ्यता होगी ना तो अपने आप में विकास करेगी, उससे उसका विकास करेगी। अरे सुनिए तो सभ्यता का जो अपने आप में जो खाने उसे विकास कहते हैं। जब कोई बाहरी मूल्य आकर के इसके मूल्य को छेड़छाड़ करेगा उससे ह्रास कहते हैं। और ह्रास का मतलब किसी सुनिए, ह्रास का मतलब खत्म होना नहीं होता, ह्रास का मतलब होता है डिविजन, ह्रास का मतलब होता है कमी आना। ठीक है, और जब अरे वाह, चलिए ठीक है, एक बात बताइए कि अगर आपकी संस्कृति में कोई चीज खत्म हो गई तो वो नहीं खत्म हुई, या आपकी सभ्यता प्रश्न ही नहीं है खत्म हो रही, प्रश्न ये है उसका ह्रास हो रहा है कि उसका विघटन हो रहा है। आप ये जगह कि वो चीज हटके दूसरी चीज आती है, आप ये नहीं बोल रहे हैं ना। दूसरी चीज कहाँ से आई, दूसरी चीज अगर अब मैं शरबत और कोको कोला की बात, मैं शरबत पी रहा था, मैं कोको कोला पीने लग गया, डेफिनेटली शरबत वाली सभ्यता का ह्रास समझ रहे। तो शरबत छोड़ थोड़ी रहे हैं हम, अरे बात ये करते हैं जब हम कोको कोला पी रहे हैं किस कीमत पर पी रहे हैं, हम पहले शरबत पिया करते थे, कोको कोला पीना जायज बात है, किसी चीज की कीमत पर पी रहे हैं, किसी को खत्म करके पी रहे हैं, यही रास्ता। आपकी तरफ से बात आई थी, कहा कि मॉडर्निटी से पाश्चात्य मॉडर्निटी अलग है। अब सवाल ये है कि जो डिजिटलीकरण है वो दरअसल पाश्चात्य आधुनिकता का ही परिणाम है। तो फिर डिजिटलीकरण का फैलना क्या पाश्चात्य आधुनिकता का नवोपनिवेशवाद नहीं या फिर अतिक्रमण नहीं आ सकता? कैसे इस सवाल करती है किस आधार पर, जिस आधार पर कहा गया था ना कि मॉडर्निटी पश्चिमीकरण नहीं है, ये तो गलत है। यहीं पर तो आप अपनी संस्कृति का ह्रास करते हैं, आपकी मानसिकता का। ये समझिए, अगर मैंने किसी से ये अगर मैं ठान कर बैठी कि मेरे लिए मॉडर्निटी शॉर्ट्स करना है, जीन्स पहनना है, अंग्रेजी बोलना है, उस दिन मेरी सभ्यता का ह्रास होगा। और डिजिटलीकरण होते हुए अगर मैं इस बात को मानती हूँ कि नहीं मैं बुर्का पहनूंगी, मेरे विचार इतने होने चाहिए, मेरे पॉइंट्स या फिर मेरी आवाज नहीं होनी चाहिए कि हाँ वो मॉडर्निटी है जो नए विचारों को साथ लेकर आए। आपके सवाल का जवाब नहीं है। अब आप कह रही हैं कि मेरे लिए मॉडर्निटी नहीं होगी कि मैं जींस पहनूंगी या फिर क्या पहनूंगी, मैं बुर्का पहन के मॉडर्निटी। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि जींस पहनने वाली बात या बुर्का पहनने वाली बात, ये मॉडर्निटी वाली बात कब आई? जब आपको पता चला कि जींस होता है, जब आपको पता चला कि बुर्का के अलावा भी कुछ होता है, तब आप साबित करने में भूल में लगी ना बुर्का सही है कि जींस सही है, क्या मॉडर्न क्या पहनना
वाला कि कौन सी चीज मॉडर्न है, कौन सी चीज नहीं है, इसके बारे में कब पता चलेगा? आपको जिस बारे में पता चला ना, जी 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 जब आप मैंने एक सही बात है ना, आप बता रही हो मैं जी हाँ। जब आप देखिए यही ना, आप एक कट्टरवादी सोच से पड़े रहते हैं कि हाँ ये मेरे लिए सही है। ये कट्टरवादी है आपके पास अभी आप बता रहे थे जब आप एक सोच से पड़े रहते हैं ना कि हाँ मेरे लिए ये चीज सही है, तो आप क्या परिवर्तित होते हैं? आप कट्टरवादी में परिवर्तित हो। डिजिटलीकरण क्या कर रहा है? आपके सामने चांस डाल रहा है, आपको सोचने के लिए विवश कर रहा है कि आप सोचिए। ठीक है, जब ऑप्शंस आपके सामने आया कि लोकतंत्र अच्छा है, तानाशाही अच्छी है, आपके सामने आप सब क्या समझ रहे हैं? सिर्फ लोकतंत्र क्या अच्छा सही है। है क्या गलत है वो प्रश्न नहीं है। जी जी सही गलत का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है सभ्यता खत्म हो रही कि नहीं। नहीं हो रही नहीं है। बात नहीं। यही एक तो सवाल मेरा क्या है, मेरा सवाल क्या है? किसी आपको बात है, जब चीज में हम ऐड कर लेते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है मैंने अपनी सभ्यता खत्म कर दी। अगर मैं सवाल पैराडाइज मेरा बना रही हूँ तो क्या है? मेरी ये संविधान या फिर सवाल ये है आप कौन सी चीज मॉडर्न है, कौन सी चीज मॉडर्न नहीं है, इसका सवाल आपके मन में कब उठता है? आप कैसे बताती हैं कि जींस मॉडर्न है कि बुर्का मॉडर्न है? ये सवाल आपके मन में कब आता है? जींस आता है तभी ना, जब तक आपके पास बुर्का था तब तो आप सवाल नहीं करते ना मॉडर्न है कि नहीं। सही बात कह रहा हूं मैं। आपके पास यही तो नहीं है। हाँ ना का जवाब भैया, हाँ ना का जवाब जवाब ठीक है ना। यही तो, जब आपके पास चयन का ऑप्शन आता है ना, तो आपके पास अब अपनी संस्कृति को खत्म करने का ऑप्शन नहीं है। नहीं मेरे सवाल है आप मेरे अरे कुछ सवाल जवाब नहीं। जब मेरे पास चयन करने का ऑप्शन आता है तो मेरे पास इसका मतलब ये नहीं मेरे पास अपनी संस्कृति को खत्म करने का ऑप्शन आता है। इसका मतलब ये है कि अपनी संस्कृति को लेते हुए उसका विकास करते हुए हिंदी बोलते हुए मैं अंग्रेजी भी भूल। इसका मतलब ये नहीं है कि जब मैं अंग्रेजी बोल रही हूँ तो मैंने अपनी संस्कृति को छोड़ दिया, अपनी संस्कृति को हाथ कर दिया, फिर खत्म कर दिया। ऐसा होता है तो भारत कभी भी अंग्रेजी को ना अपनाता क्योंकि उसको लगता कि हिंदी का तो हाथ हो गया। सवाल देखिए कि जब आप दूसरा अपना रहे हैं, पहले आप एक चीज अपनाई हुई है, जब आप दूसरा अपना रहे हैं तो इस चीज की कीमत पर अपना ही नहीं है। तो भारतीय संस्कृति या स्थानीय संस्कृति को समझते हैं तो हमारा कल्चर क्या है? हमारा कल्चर ये है कि अगर हम स्कूटी और कार के घर में लेकर आते हैं तो उसको पूजा करने लगते हैं। हम एक तरफ क्या कर रहे हैं? पश्चिमीकरण को लेकर आ रहे हैं, लेकिन एक तरफ अपनी स्थानीय जो व्यवस्था इनको नहीं छोड़ने के लिए तैयार है। हम नहीं छोड़ेंगे, यही तो है। हम अपना तो रहे हैं अलग अलग ताकि हमें बस ऑप्शन रहे, ताकि हमें पहचान जाए, लेकिन अपनी संस्कृति व्यवस्था को छोड़ने के लिए तैयार है। इसी वजह से हासिल नहीं हो रहा, इसी वजह से विकास हो रहा है। कितना टाइम लगेगा? खत्म वेस्टेज और सुनना है और है इसका सुने हैं सेमीफाइनल वाला नहीं थे नहीं प्रस्ताव पे 42 मिनट आपके लिए रखा हुआ प्रस्ताव पे लाइव गए थे उसका हाँ है रिप्लाई स्टिक भी लाइव था बंद नहीं करना है ठीक है कुछ फुटेज आपको भी अरे हमारा
एक यहाँ सदन की करीब को एक बार फिर से कहना। मान्यवर, जब हम हाथ की बात करते हो तो फिर ये बात ये पूछी कि उसके मूल आधार को खत्म करना हाथ से कहलाएगा, यानी वो खत्म होने की स्थिति में पहुंचने वाला। और जब हमने कहा कि वो हाथ से खत्म होने की स्थिति में ना पहुंचकर उसमें परिवर्तन होकर उसका विकास होता है। हम किसी और संस्कृति को तो अपना रहे हैं, लेकिन अपनी संस्कृति के साथ हम उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम हिंदी बोले तो अगर हम अंग्रेजी बोले तो हिंदी बोलने के लिए तैयार नहीं। और सिर्फ पश्चिमीकरण भी वहाँ पर नहीं हो रहा, ठीक है, वो ही नहीं फैल रही, बल्कि भारतीय संस्कृति और व्यवस्था भी फैल रही है। अंग्रेजों को भी हम बाहर के देशों में भी साड़ी पहनते हुए और अपना खान पान पहनाते हुए देखते हैं। हम ये देखते हैं कि अगर शहरीकरण भी हो जाता है तो लोग अपनी सभ्यता या फिर अपनी स्थानीय सभ्यता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। वो ये दिखाता है कि डिजिटलीकरण किस तरीके से केवल उसमें विकास कर रहा है, ना कि हासिल कर रहा है। फिर वो भौतिकतावाद की बात करते हैं, जिसका हम काउंटर कहते हैं कि भौतिकतावाद का आधार होता है लाभ कमाना, यानी बाजारीकरण का आधार होता है लाभ कमाना, और लाभ वो गलत नहीं हो सकता। अगर हम सभ्यता की बात करें, सभ्यता का लाभ कमाना यानी अपनी सभ्यता को या अपनी स्थानीय जो सभ्यता है उसे आगे पहुंचाना होता है। और अगर हम अपनी स्थानीय सभ्यता को चाहे बाजारीकरण या फिर भौतिकतावाद का आधार देते हुए आगे पहुंचाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्थानीय जो सभ्यता है उसमें विकास हो रहा है, ना कि आधार हो रहा है। और अगर हम विकास नहीं कर पा रहे तो इसमें हमारी गलती है, डिजिटलीकरण की गलती नहीं है। हमें नए नए तरीके इस तरीके से खोजने चाहिए जिस तरीके से और ज्यादा हम विकास करें, ना कि ये लेकर बैठ जाना चाहिए डिजिटलीकरण हमारी संस्कृति को हासिल कर रही है और इस वजह से हमें इंटरनेट और डिजिटल हटा देते हैं। सदन की गरिमा को पुनः प्रणाम। सदन पटल पर हमने स्थापित किया कि स्थानीय सभ्यताओं का ह्रास क्या है। हमने बताया कि दरअसल दूसरी सभ्यताओं के प्रभाव में या फिर उनके अतिक्रमण की वजह से किसी भी सभ्यता में जो हो रहा परिवर्तन है वह ह्रास है, जो कि कहीं कहीं सभ्यता के अंत, जहां जिसमें कि कहीं कहीं सभ्यता का अंत भी शामिल है। जबकि विपक्ष इस बात को ही इनकार करता रहा और विपक्ष ह्रास हो रहा है उसे विपक्ष विकास के माध्यम से ढकने और छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसकी यह कोशिश सफल नहीं है। हमने बताया कि डिजिटलीकरण किस तरीके से अनिवार्य रूप से पाश्चात्य सभ्यता से जुड़ा हुआ है। हमने ये भी बताया कि डिजिटलीकरण संचार को बढ़ाएगा, जिससे प्रतिद्वंदिता बढ़ेगी, जिससे सभ्यताओं का ह्रास होगा, यह अनिवार्यता में शामिल है। हमने बताया कि विज्ञापन बढ़ रहा है डिजिटलीकरण के माध्यम से, जिस पर पाश्चात्य संस्कृति का कब्जा है। हमने ये भी बताया कि वैश्वीकरण को भी प्रमोट कर रहा है, जो कि स्थानीयताओं का हनन कर रहा है। हमने ये भी बताया कि भाषा को यहाँ पर स्थापित कर रहा है, जो कि भाषा चूंकि सभ्यता का मूल तत्व है, इस तरीके से जो एक भाषा का आना सभ्यताओं का अंत करेगा। अब यहाँ पर बात ये हो रही थी कि विपक्ष यह कहने की कोशिश कर रहा है दरअसल कि दूसरी संस्कृतियों का अपना लेना विकास है। यहाँ पर विपक्ष हमने ये साबित करने की कोशिश की दरअसल उसका ह्रास हो रहा है और विपक्ष भी दरअसल इस तरीके से हमारी ही बात को समर्थन कर रहा है। यहाँ पर हमने बात की चयन की कि दरअसल दूसरी सभ्यताओं का आने पर हमारे जो चयन है उसमें परिवर्तन हो जाएगा, हम क्या खाते हैं क्या पीते हैं, हमारा सामाजिक व्यवहार कैसा होगा, और इस तरीके से दरअसल हमारी सभ्यता का जो है वो हनन हो रहा है, हमारी सभ्यता का ह्रास हो रहा है, हमारी सभ्यता में कमी आ रही है। हमने यहाँ पर यह भी साबित किया कि दरअसल जब भी हम किसी दूसरी सभ्यता से कुछ भी चीज अपना रहे हैं तो दरअसल वो किस कीमत पर अपना रहे हैं, वह कीमत दरअसल अपनी सभ्यता को छोड़ने की कीमत पर अपना रहे हैं, और इस बात का भी जवाब विपक्ष नहीं दे रहा है। हमने यहाँ पर विपक्ष ने बार बार ये कहा कि भारतीय संस्कृति भी फैल रही है और भी स्थानीय संस्कृतियां भी कुछ फैल भी रही है। हमने इसके विरोध हमने इसके विपक्ष में हमने स्थापित किया है कि दरअसल किसी भी सभ्यता का फैलना, किसी भी संस्कृति का फैलना किसी दूसरी संस्कृति के कीमत पर ही फैलना हो रहा है, कोई भी सभ्यता फैले। हमने इस बात को यहाँ पर सदन में स्थापित किया, तो दरअसल विपक्ष भी हमारी बात को स्वीकार कर रहा है। एक दूसरे का अभिनंदन करें।
गैंगवार, शिवम गैंगवार। सब लग रहा है हिंदू वाला ही है। जीतेगा डीआरसी लग रहा है ऐसा। ऑडियंस नॉर्मल ऑडियंस फिक्स कर दिया नहीं लगा भाई देख के क्या लाइव रखे इसमें दिखाएंगे कौन करवा रहा है। दिवाकर भी आगे and the result is almost ready. It can be announced in a minute. Another mini debate going on here. Review. What review?
2 मिनट की शांति बनाएंगे सभी लोग। इससे पहले कि हम निर्णय बताएं, मैं जगन्नाथ भैया को पोडियम पे बुलाना चाहूंगा कि वो आए और आज की इस प्रतियोगिता के बारे में 2 शब्द कहें। जगन्नाथ भैया। आदरणीय विजय सर, अनुराग, छोटे भाई रविंद्र जो खुद ही वीडियो और कंडेंसर जो बहुत अच्छे डिबेटर रहे, और आप सभी मेरे छोटे भाइयों और बहनों, नीतीश, रमा मैम तो यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन सर के माध्यम से मैं रमा मैम को प्रेषित कर देता हूँ कि जिस प्रकार से 2 दिन लगातार रमा मैम का जो मातृत्व भरा आशीर्वाद है उसकी छांव में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, और ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक, चूंकि मैं भी कार्यक्रम का हिस्सा था तो यह कह सकता हूं मैं कि लगभग सफलतापूर्वक यह कार्यक्रम अपने गंतव्य की तरफ जा रहा है और चंद ही समय में निर्णय भी मिल जाएगा। अभी तो निर्णायक की भूमिका जो मैं आमतौर पर लाइटर नोट में कहता हूं, लेकिन वो कुछ हद तक सही भी है कि निर्णायक की भूमिका एक सॉर्ट ऑफ विलन की भूमिका हो जाती है हिंदी फिल्मों के जैसे, क्योंकि जब तक आप निर्णय नहीं देते हो और बीच में अगर आपने कुछ इंटरवीन किया, कुछ किया, तो प्रतिभागी साथ मिलकर के आपको गाली देते हैं मन में, और निर्णय सुना देने के बाद आधा वाला मामला हो जाता है, जो जीता वो देता है, नहीं तो आपसे खुश होता है, लेकिन जो हार गया वो फिर कहीं ना कहीं आपसे अपनी असहमति और नाराजगी जताता है। पर हम सभी डिबेटिंग फ्रेटर्निटी के हिस्से हैं और ये सब लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है। हम अपने निजी जीवन में भी कभी सफल होते हैं, कभी असफल होते हैं, लेकिन यूं ही आगे बढ़ते रहते हैं। मैं इस हंसराज वाद विवाद समिति को विशेषकर अपने छोटे भाई नितेश का धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि पहले भी दिन इसमें ऑलमोस्ट एकदम, अब ये इसका अधिकार है और बिल्कुल सभी छोटे भाइयों का अधिकार है। पिछली बार सुयश ने भी कहा था, इसने एकदम से जो है कहा कि भैया आपको आना है, और उस दिन संयोगवश रविंद्र को पता है हम लोग का आज का कहीं और का भी था कि वहां जाना है, लेकिन अब इसने पता नहीं क्या रविंद्र से बात की, रविंद्र ने क्या मुझे कहा, मैंने इससे बोला नहीं अब चलना है तो भी चलना है, उन्होंने ठीक है भाई चलते हैं, फिर हंसराज ही चलते हैं। तो 2 दिन हम लोग यहाँ थे, बहुत खुशनुमा और इतनी शानदार होस्टिंग विजय सर आपने, और अभी हम लोग विजय सर के साथ डिस्कस कर रहे थे इस डिबेट की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी, बिल्कुल सर आपने सही इंगित किया टाइमिंग को लेकर के। ये बाकी क्योंकि कई कॉलेजेस के लोग बैठे हैं और कई मुझे तो लग रहा है पीडी में अच्छी भूमिका आयोजन में निभाते हैं, अनुराग कई जगह पीडी कराते हैं, तो आपके कॉलेज की रोरीवाल में पीडी होती है, यहाँ से संदेश लेकर के आप लोग जाए कि जिस प्रकार से टाइमिंग को इन लोगों ने कैप करके रखा और किसी का भी कुछ नुकसान नहीं हुआ। और 24 टीमें थी नीतीश, 24 टीमें थी, और बिल्कुल आज हम लोग लगभग 3:30 बजे 4:30 हो रहा है और हम लोग समापन की तरफ, हमारा समापन मैच भी हो चुका होता है। मैं कई जगह जाता हूँ, मैं शिकायत नहीं कर रहा, सभी हम सब अपने हैं, लेकिन कई बार हमें इंट्रोस्पेक्शन भी करना चाहिए कि अनावश्यक बहुत डिले हो जाता है, वो कुछ इसमें चीजें जाएंगी, कुछ विवादों में फंसता है मामला, और 8 बजे तक हम लोग बैठे हैं, 9 बजे तक हम लोग बैठे हैं। रतन टाटा जी का बहुत सही है कि आप देर रात तक ऑफिस में काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं आप ही सबसे प्रोडक्टिव है, आप अपने ऑफिस और में भी अपने काम को निपटा सकते हैं। वो शायद हंसराज कॉलेज की पीडी में या दिल्ली विश्वविद्यालय और थोड़ी बहुत कि हम लोग की भी क्लास लगी है जो मैं बता नहीं सकता है, परिणाम अच्छा होगा। एक तो चीज मैं कहना चाहूंगा, मैं ये कभी दावा नहीं करता कि मैं बहुत ज्यादा जानता हूँ, ये तो चूंकि, और मेरी कोई बिसात भी नहीं है, शायद मुझसे बहुत ज्यादा विजय सर जानते हैं, अनुराग जानता होगा, रविंद्र आप लोग शायद हमसे ज्यादा कहीं पीडी न जीते हो, लेकिन
अब चूंकि भूमिका ऐसी थी मुझे दी गई नीतीश के द्वारा, रमा मैम के द्वारा और हंसराज कॉलेज के द्वारा कि बोलना पड़ रहा है। 2-3 चीजों से हम बचने की कोशिश करें। पहले तो मैं ये जो अंतिम जो विषय था इसके लिए मैं विषय के लिए बधाई, शायद आपने और विजय सर ने मिलकर बनाया था पूरी टीम, मैं इस विषय के लिए बधाई देना चाहता हूँ। आमतौर पर हम अनावश्यक तौर पे जटिलता उत्पन्न करने के शिकार हो रहे हैं आजकल, और शायद हिंदी भाषी वालों के साथ यह ज्यादा हो रहा है। जो कुछ लोग सिंप्लीफिकेशन की तरफ जा रहे हैं और हम लोग कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि आप कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर लें तो आप सुपीरियर बन जाएंगे, ये बहुत गलत अवधारणा के हम सब शिकार हैं। तो आप देखेंगे कि इस विषय की वजह से बहुत बढ़िया डिबेट हुआ। आप जितना सरल करेंगे चीजों को उतनी बेहतर समझ में आएगी। और ये तो मान के चलो ये अंडर ग्रेजुएट लेवल का डिबेट है, ये सब ग्रेजुएशन के मोस्टली सब ग्रेजुएशन के साथ ही है। अब उसमें हमें कुछ ऐसा विषय लाते हैं जो बहुत फिलोसफिकल हो। अब कांट की किसी थ्योरी पर हम डिबेट रखते हैं, फुकॉल्ट की किसी थ्योरी पर हम डिबेट रखते हैं, तो तब तो जो वक्ता है उनका भी शोषण हो जाता है, जो जजेस हैं उनका भी शोषण हो जाता है। हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि जो मैं तो पीएचडी का स्टूडेंट हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय का, लेकिन उसके बाद भी जब आप एक चीज देखें, अभी तो आप लोग में मेरे कई साथी सर अनुराग पीएचडी में, कई लोग मास्टर्स में होंगे, कुछ लोग मोस्टली ग्रेजुएशन में हो। आप जितने ऊपर बढ़ेंगे ना उतने और आपकी स्पेशलाइजेशन तो बढ़ेगी लेकिन फील्ड नैरो होते जाता है। हम लोग जब ग्रेजुएशन लेवल पे होते हैं तो हमें यह शंका होती है कि पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने तो पढ़ लिया, पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने तो पढ़ लिया, पूरी पॉलिटिकल थ्योरी हमने पढ़ ली इतनी मोटी किताब में, और जब आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पीएचडी करेंगे तो पता चला कि गांधी के किसी एक सिद्धांत पे आप पीएचडी लिख रहे हैं। ऐसा ही है ना सर? तो आप अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट से अपेक्षा कर रहे हैं कि हमको एक ऐसी थ्योरी दे दे, वो एक ऐसा वर्ड दे दे जिसे वो समझने की अपेक्षा नहीं होता। मैं आमतौर पे कहता हूं कि क्रिकेट में एक बहुत अच्छी सेइंग है, फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। द सेम इज ट्रू फॉर डिबेटिंग ऑल्सो, क्योंकि आप कॉमर्स के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, आप इकोनॉमिक्स के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, कोई हिंदी का स्टूडेंट है, सब डिबेट करने आएंगे भाई, उनका अधिकार है जब दिल्ली विश्वविद्यालय बुलाएगा तो, क्योंकि कोर्स डिपार्टमेंट वाले तो भाई, लेकिन डिपार्टमेंट वाले में मैं तो कॉमर्स डिपार्टमेंट जब डिबेट करा था तो हिंदी वाले डिबेट जीत के, प्रभांशु अग्रवाल के प्रेसिडेंट, आप ज्यादातर डिबेट वो जीत के जाता था मेरे यहाँ से, जबकि वो हिंदी विषय का स्टूडेंट। तो आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि हम इस तरह से कॉम्प्लेक्स कर दें कि हमारे हिंदी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट किसी बहुत बड़े जो है अमर्त्य सेन की थ्योरी पे बोल रहा हो या केन्स की थ्योरी पे हम ऐसा कुछ रखते हैं और उसमें वो तो फिर डिबेट का स्तर गिरता है। तो आप साधारण विषय रख करके भी अपने डिबेट के स्तर को बहुत अच्छा ले जा सकते हैं। तो यह जो और यही बात मैं वक्ताओं के लिए भी कहना चाहता हूं, जब आप डिलीवर कर रहे हैं अपने आप को तो आप सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, गांधी क्यों इतने बड़े राजनेता बन गए? गांधी के साथ गांधी से ज्यादा शायद लोग क्वालिफाइड होंगे डिग्री वाइज, पर गांधी क्यों जनता के बीच इतने ज्यादा फेमस हो गए? क्योंकि गांधी को वो कला आती थी कि अपने बात से कैसे अधिक से अधिक जनता को जोड़ा जा सके। हम सब आप देखिए, डिबेटिंग आपका जो है वो शायद म्यूजिक डांसिंग की तरह फुल टाइम प्रोफेशन नहीं हो सकता है। अगर आप एडवोकेट बने हम लोग की तरह एकेडमिक्स की दुनिया में तो बहुत ज्यादा सहयोगी होगा डिबेटिंग, लेकिन जो बोलने की आपकी कला है, जो एक्सप्रेस करने, डिबेटिंग मतलब क्या, योर स्किल ऑफ एक्सप्रेशन, उसको हम हॉर्न करने की कोशिश करते हैं। वह कला आप जिस भी प्रोफेशन में जाएंगे दैट विल प्ले एन एंसिलरी रोल इन दैट, वहां पे सहयोगी सहायक की भूमिका अदा करेगा यह कला। तो आप इस कले को निखारने के क्रम में इन चीजों का ध्यान रखें कि आप कितने बेहतर ढंग से बोल पाए कि एक लेमन भी आपके सामने बैठा हो वो आपके दृष्टिकोण को समझ जाए। यही आपकी असली जीत होती है, और इसीलिए गांधी इतने बड़े नेता बने, इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी की इतनी स्वीकृति बनी। तो आप सबसे पहले यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाते हैं, कितने अच्छे से पहुंचा पाते हैं और कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने से जोड़ पाते हैं। और यह तभी संभव है जब आप कॉम्प्लेक्स नहीं सरलता की तरफ बढ़े। यही शिकार हमारे साथ हो पा रहा है। तो मेरा बस यही छोटा सा संदेश है और मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं अपनी पूरी टीम को, छोटे भाइयों को, जो हंसराज कॉलेज के वाद विवाद समिति के जो आयोजक हैं उनको, एक बार पूरा विजय सर को, और जो भी टीम जजिंग में थी, और उससे भी ज्यादा प्रतिभागियों को। हमारा किसी से राग द्वेष होता नहीं है, हम तो अपना नुकसान करके यहाँ आते हैं। शायद मैं कहीं और बैठा होता तो कुछ बढ़िया चीज मिलती, लेकिन अपना नुकसान करके यहाँ आते हैं। इसलिए आते हैं क्योंकि इस फ्रेटर्निटी के हिस्से हैं, और एकेडमिक्स की दुनिया में आने का शायद सपना हमने भी गलती से या सही से देख रखा है। तो एक अपनत्व, एक जुड़ाव महसूस होता है। शायद इस डिबेटिंग में ज्यादातर चेहरे ऐसे हम लोग को मिले होंगे जिन्होंने पहली बार देख रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि
कोई जीता कोई हारा वो अपनी प्राइज मनी ला के हमें शेयर कर देगा, यहाँ तो आप लोग एक कप चाय भी पिला दे तो बहुत बड़ा बड़प्पन होता है भाई। तो इसलिए इस चीज के लिए आप लोग निश्चिंत रहें, और अभी आगे तरक्की करनी है। तो इस अगर अभी आपके मन में यह बात आ गई ना कि मैं सब कुछ सर्वाधिक जानता हूं और मेरे साथ ऐसा हुआ, इसका मतलब सामने वाला गलत है। सामने वाले को गलत बनाने से बेहतर है आप इंट्रोस्पेक्शन ज्यादा करें, और यही आगे बढ़ने की, अभी के साथ डिबेट में भी कहा गया था कि आप पहले खुद का जो है खुद की विवेचना कीजिए, खुद की समीक्षा कीजिए, तब शायद आप ज्यादा बेहतर बदलेंगे। आमतौर पर होता क्या है, हम अपने अधिकांश जीवन के समय में अपने अगर 365 दिन साल में है और 24 घंटे, शायद उस 24 घंटे में अगर 6 घंटे हम सोने का हटा दें तो 19 घंटों में 18.5 घंटे हम दूसरों की समीक्षा करने में बिताते हैं। वो कैसा व्यक्ति है, उसने अरे यार ये डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा निर्णय क्यों कर दिया भाई। तो आप वो सब तो बेशक करें, हो सकता है आईआर के स्टूडेंट को करें या ऐसे भी करें, लेकिन आपने ऐसा क्यों कर दिया यह भी सोचें। तो शायद डोनाल्ड ट्रंप तो जो है सो है, आपकी बातें कितना उसकी नीति को प्रभावित करेंगे वो एक अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन आप अपने क्या कर रहे हैं, आपने क्या बोला, आपने क्या किया, अगर थोड़ी समीक्षा हम अपने व्यस्ततम दिनचर्या में से समय निकाल करके अपनी भी कर लें तो शायद हमारा भविष्य और उज्जवल हो सकता है। आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, और कुछ गलती हुई हो तो क्षमा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने लफ्जों के लिए। अब मैं इसे आगे बढ़ाते हुए पोडियम पे अनुराग भैया को बुलाना चाहूंगा कि भैया आप आएं और 2 लफ्ज कहें आज की प्रतियोगिता के बारे में। ये सारे जा जाके बोलेंगे क्या एक बार, एक 12-13 आदरणीय सर, हमारे जगन्नाथ जी, मेरे साथ के सभी लोग यहाँ पर हमारे साथ निर्णायक मंडल के रूप में रहे। हम सब तो हैं एक हिस्से में अभी, लेकिन सर के साथ साथ मैडम भी अभी फाइनल देखने के लिए अपना सहयोग देने के लिए आई हैं। और सभी मित्रों, हम सब यहाँ के वाद विवाद की शैली में आते हैं तो एक तरीके से ये मान के चलते हैं कि अपना पक्ष रखेगा तो दूसरा व्यक्ति अगर आता है तो अवश्य उसको अपना पक्ष रखना चाहिए। हम जो डिबेटिंग की शैली है, डेमोक्रेटिक लोग हैं, तो इसी से चीजें आगे बढ़ती हैं। 2 दिन का आयोजन रहा, जैसा कि अग्रज ने कहा कि समय बहुत अच्छा बीता और बहुत पंक्चुअल हम लोग रहे कि हम बहुत निश्चित समय में हमने चीजों को खत्म कर लिया। कुछ एक जो मुझे चीजें लगी, जो मेरा व्यक्तिगत निर्णय है, जो मुझे सुझाव देना चाहिए था, आप लोगों ने, मुझे याद है 2 वर्ष पहले भी हंसराज में इस तरीके की वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की थी जब अनुपम प्रियदर्शी और सुरेश दीक्षित थे। बढ़िया आयोजन था, किसी कारणवश वो आगे नहीं रह पाया, लेकिन उसी की अगली कड़ी में हमने इस चीज को शुरुआत की है कि हम फिर इसको आगे लगातार कंटिन्यू करेंगे। और नितेश जैसे लोग और अपनी टीम के साथ जो यहाँ पे अभिमन्यु है, बढ़िया आयोजन किया, इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। कुछ एक चीजें जो मैं कहना चाहूंगा कि हम ये अगर मान करके चले कि जो निर्णायक है, मेरी व्यक्तिगत इससे आपत्ति है कि हम विलन के रोल में नहीं होते हैं, क्योंकि आप पक्ष हैं तो मुझे भी विपक्ष करना चाहिए। हम ठीक है, मुझे लगता है कि हमको आपको कन्विंस करना चाहिए, हम आपसे बात करें, बताएं जो कमियां हैं आपकी उजागर करें कि किस तरीके से हम, क्योंकि यहाँ पे निर्णायक का ये मतलब नहीं है कि वह सब कुछ देवता होकर के आया है, उसकी भी हर इंसान की एक सीमा होती है। मेरी अपनी है, किसी व्यक्ति की अपनी होगी, तो मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए। अगर आप असंतुष्ट हैं निर्णय से तो आप जज से पूछिए, और जज जो बैठा हुआ है वो किसी योग्यता के साथ बैठा हुआ है, ऐसे ही नहीं बैठा है, वो आपको चीजें बताएगा कि बिंदु क्या है, डिबेट का भार क्या है, आप उसके कितने नजदीक रहे, दूसरी टीम कितनी दूर रही। तो मुझे लगता है कि आपको कम से कम ये बात करनी चाहिए। दूसरी बात, जो सरल और जटिल का था वो एक अच्छा सुझाव है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहिए। हम आजकल जो कर रहे हैं कि सरल चीजों का जटिलीकरण कर दे रहे हैं, जटिल चीजों का सरलीकरण कर दे रहे हैं, इन चीजों को हमें सीखना है, बेहतर करना है। अगर जटिल विषय है तो ये हमारी क्षमता है कि किस तरीके से हम उसको सरल करके ऐसा प्रेषित करें कि हर व्यक्ति उससे कनेक्ट हो। हम जटिल को और जटिल ना बनाएं, जो बहुत सरल है उसको भी जटिल ना बनाएं। प्रेमचंद अगर बहुत ज्यादा पढ़े जाते हैं तो उसके पीछे उनके अपने कारण है, क्योंकि चीजें बहुत सहज भाव में बहती हैं। तो ये एक अच्छा सुझाव था जिसका मैं स्वागत करूंगा। और इस प्रतियोगिता में मुझे तो एक चीज बताई गई कि हम कई बार जो है सदन बना करके घोषणाओं को अंजाम देते हैं, तो सदन यहाँ पर बहुत बनाने की छूट नहीं थी और बुद्धिजीवियों के सदन में चीजें बात की, ये भी ठीक है। लेकिन
जो सदन बनाने की एक कला है, उस पर मैं एक बिंदु रखना चाहूंगा कि जब हम सदन बनाते हैं, क्योंकि डिबेटिंग करना क्या है कि हम अपनी कल्पनाशीलता का भी विस्तार करते हैं। डिबेटिंग में सिर्फ फैक्ट्स नहीं होते हैं, सिर्फ तर्क नहीं होते हैं, हम अपनी कल्पनाशीलता का विस्तार करते हैं जब हम डिबेट कर रहे होते हैं। आपकी कल्पना कितनी बेहतर है कि आप किसी विषय को किसी समय संदर्भ में ले जाकर के सही साबित कर सकते हैं। हो सकता है कि वह विषय आज गलत है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन वही चीज हो सकता है कि वह आज के 200 साल पहले के टाइम फ्रेम में अगर आप जाकर के बात करें तो वो सही भी हो सकता है। तो इसलिए जो सदन बनाने की एक कला है वो आपको हमेशा एक कल्पनाशीलता की ओर ले जाती है, और एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान के अंदर हम ये उम्मीद करते हैं कि सकारात्मक चीजों के प्रति कल्पनाशीलता होनी चाहिए, किसी भी विषय को कहीं भी ले जाकर के बात करने की क्षमता होनी चाहिए। तभी तो हम इतिहास पढ़ते हैं, पुराने समय में हमने क्या गलतियां की हैं, आज वो गलती ना दोहराएं। तो इसलिए ये एक सुझाव है, आप लोग इस पर चर्चा करिएगा। आपका आयोजन अच्छा रहा कि आप बुद्धि, क्योंकि इसमें कई बार धूर्तताएं होती हैं, आपने उससे बचने की कोशिश की, ये अच्छा प्रयास है। लेकिन मेरा एक सुझाव है कि सदन बनाने की जो कला है उससे आप लोग अपने और जो डिबेटिंग पार्टनर्स हैं और लोग हैं उनसे भी परिचित करवाइए कि किस तरीके से जब हम सदन को बनाते हैं तो चीजें जब डिफाइन करते हैं उस समय हम अपने जो मस्तिष्क है उसकी कल्पनाशीलता का किस हद तक उपयोग करते हैं। तो कुछ एक यही बातें हैं मेरी तरफ से। जो भी विजेता होगा उसको बहुत सारी शुभकामनाएं, और इतने भव्य आयोजन के लिए रमा मैम यहाँ पर नहीं है, उन्होंने कल बहुत सारी बातें की, कुछ नई चीजें हमें बताई, कुछ नए प्लान्स के लिए वो बात कर रही थी, कुछ नए आयोजन के लिए सर ने सहमति दी और हम लोग मिलकर के आगे काम करेंगे। लेकिन इतना जो बढ़िया आयोजन हुआ है उसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग भैया। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए, जैसा कि मैंने कल भी कहा था, यहाँ पे आज एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो हमारे पीछे इस प्रतियोगिता को आयोजन कराने में एक दीवार बनकर खड़े रहे। तो मैं वक्त को जाया न करते हुए पोडियम के ऊपर हमारे कन्वीनर डॉक्टर विजय मिश्रा सर को आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जकी। बात कहाँ से शुरू करूँ, ये मेरे लिए नया उलझन क्या है कि बहुत सारी बातें कही, कि सबसे अच्छी बात लगी वो जगन्नाथ जी ने कही और कमाल की बात कही। उन्होंने बात ये कही कि काश ऐसा होता कि डिबेटर कोई जीत कर जाता और अपना प्राइज हमें भी दे देता। तो वो हमें अच्छा ही लगता, क्योंकि फिर हम उनसे ले लेते उसका शेयर। लेकिन ये दे ना दे, एक चीज और मेरे ध्यान में, एक प्रतियोगी ने वाजवाद के दौरान एक बात कही कि वैलेंटाइन वीक चल रहा है और सब लोग आजकल जा रहे हैं मैकडॉनल्ड्स और कहाँ जा रहे हैं बता रहे। मैं ऐसी स्थिति में हम सबको मोरल अधिकार है, इन दिनों मैकडॉनल्ड्स जा रहे हैं, उनको हम साफ दे सकते हैं कि उनका जो तथाकथित लक्ष्य है, वो फलीभूत न हो। दूसरा ये है कि जगन्नाथ जी ने एक और बात कही कि हम तो खलनायक के रूप में होते हैं। मेरे क्लास में भी कई बार कि राम नहीं हो सकते थे अगर रावण ना होता। तो नायकत्व की स्थापना के लिए खलनायक का होना जरूरी है। अगर हमने से कोई खलनायक है तो समझिए नायक बनने की प्रक्रिया में योगदान दें। बात नहीं है, न तो उससे डरने की जरूरत है। और एक महत्वपूर्ण बात कि बहुत अच्छी बात है, इस पर काफी बात हुई, बहस हुई। मैं पिछले कई वर्षों से इस बात को उठाता रहा हूँ कई फोरम पर कि जो वाद विवाद प्रतियोगिता दुनिया में बहुत सारी कलाएं आज अगर जीवित है और जिससे समाज को दिशा देती है, तो उसमें वाद विवाद प्रतियोगिता एक महत्वपूर्ण चीज है। वाद विवाद की पद्धति प्रणाली एक महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जैसे तमाम चीजों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन होता है, प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन होता है, मेरे ध्यान में कम से कम नहीं है कि कहीं पर भी बड़े पैमाने पर व्यापक स्तर पर वाद विवाद को लेकर कोई कार्यशाला हो, कोई प्रशिक्षण हो, इसकी कोई पद्धति प्रणाली नहीं है। तो ये जिम्मेदारी किस पर है? इन प्रतियोगिताओं से निखर कर अपने जीवन में उत्कर्ष की ओर बढ़ने वाले हम जैसे कुछ लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी आती है कि हम ऐसा कुछ आयोजन करें, ऐसी कुछ प्रणाली ढूंढें कि समय समय पर प्रमुख वाद विवाद प्रतियोगियों को या वक्ताओं को जो ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं उनके प्रशिक्षण की भी कुछ व्यवस्था, उनके लिए कुछ कार्यशालाओं का भी आयोजन करें और तब जाकर शायद उसको और अधिक निखार दिया जा सकता है। बाकी उन्होंने ठीक कहा कि सदन बनाना एक कला है। संसदीय प्रणाली में बहुत सारी ऐसी कलाएं हैं जिसका सम्मान होना चाहिए और हम करते भी हैं, लेकिन संसदीय प्रणाली की दिक्कत ही यही है कि कला के साथ कलाकारी करके जो कलाकार बन जाते हैं तो उसको भी रोकने का कुछ न कुछ तरीका निकालना पड़ेगा, उसको भी रोकने का कोई ना कोई तरकीब हमें ढूंढना पड़ेगा।
बहुत सारी बातें हुई वाद विवाद प्रतियोगिताओं में। निश्चित तौर पर निर्णायकों ने बहुत बारीकी के साथ, बहुत गहराई के साथ वक्ताओं के वक्तव्य को सुना है, लेकिन कुल मिलाकर घूमते फिरते टहलते हुए वक्ताओं के वक्तव्य से, उनके तेवर से जो हमारे ध्यान में आता है वो एक दो चार बात मैं कहना चाहूंगा कि असंगत, विरोधाभासी, अपुष्ट और अनुपयुक्त तर्कों के सहारे आप अपने को मजबूत नहीं करते हैं, बल्कि अपने को कमजोर करते हैं। और ऐसी चीजें आज भी देखी जा रही हैं बड़े पैमाने पर, तो इससे हमें बचना चाहिए। दूसरी बात कि उलझनों को सुलझाने के क्रम में अगर हम कोई नया उलझन उपस्थित कर दें तो ये भी कोई अच्छी चीज नहीं है। आपके वक्तव्य में स्पष्टता होनी चाहिए, आपके सेंटेंस में, आपके वाक्य में स्पष्टता होनी चाहिए, अर्थ पूरी तरह संप्रेषित होना चाहिए, प्रश्न पूरी तरह संप्रेषित होना चाहिए, उत्तर पूरी तरह संप्रेषित होना चाहिए। आप बहुत अच्छे तर्क भी, बहुत अच्छे बिंदु भी इतनी उलझन के साथ उठाते हैं जिसको बड़ी स्पष्टता से कही जा सकती है, उसको भी बहुत उलझाकर या उलझे हुए रूप में आप सामने लाते हैं कि अगर पता ही नहीं चलता है कि प्रश्न का इसका इरादा तो ठीक है, सही प्रश्न कर रहे हैं, किस तरह से कर रहा है। अगर इसको इस तरह से पूछता तो शायद ज्यादा बेहतर होता। तो कई बार आप प्रश्न तो अच्छा पूछते हैं लेकिन अपने सामने वाले प्रतियोगी को स्पष्ट ही नहीं कर पाते, इसलिए वो पूछते हैं एक बार प्रश्न और से पूछिए, ठीक से पूछिए, सही तरीके से पूछिए, तो समझ में नहीं आता। तो ऐसी उलझने सही नहीं है। वाद विवाद हम करते हैं अक्सर, अच्छा किसी वाद विवाद प्रतियोगिता के बाद मैंने नहीं देखा कम से कम आज तक कि वाद विवाद प्रतियोगिता के बाद वहां से उठने वाले लोग एक किसी निश्चित निष्कर्ष के साथ वहां निकलते हो कि लो हमने तत्व पा लिया। तत्व की खोज नहीं हो पाती है, बल्कि नए नए तत्व सामने आते हैं, लेकिन वह निरर्थक नहीं है। किंतु वह नया नया तत्व जो सामने आता है वह इस बात को हम लोगों के सामने उपस्थित करता है कि जब आप तत्व तक पहुंचे तो इन तत्वों को नजरअंदाज न करें, यह भी आपके ध्यान में रहना चाहिए। तो वैसे तमाम तत्व, वैसे तमाम बिंदु, वैसे तमाम पहलू जो हमसे छूट जाने का खतरा होता है, इन बहसों से, इन वाद विवादों से, इन विमर्शों से सामने आता है। और फिर तब इस प्रक्रिया के बाद जब हम इस तत्व की ओर बढ़ते हैं तो शायद वो ज्यादा सम्यक होता है, सही होता है, तर्कसंगत होता है। कुल मिलाकर वाद विवाद प्रतियोगिता एक स्वस्थ परंपरा है और इस परंपरा को बचाए रखने का, बनाए रखने का, बढ़ाए रखने का इन सबका दायित्व, जिम्मेदारी हम सब पर है। और इसको जितना ही ज्यादा मर्यादित ढंग से, जितना ही बेहतर ढंग से हम आगे ले जाएंगे, निश्चित तौर पर मैंने पहले ही उद्घाटन में भी यही कहा कि कुल मिलाकर इस सारी कवायद का एक मात्र उद्देश्य यह है कि हम संसदीय प्रजातंत्र, संसदीय प्रणाली, मूल्यों की अखंडता को बनाए रखें, बचाए रखें, उसे मजबूत करें और उसमें हमारी भूमिका कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सुनिश्चित हो सके। सहकार, संवाद, सहमति, इन तमाम चीजों के बारे में स्वस्थ परंपराओं का जन्म हो, स्वस्थ परंपराओं की नींव हम स्थापित करें, ताकि जो दुनिया आज है, जो देश आज है, उसको और बेहतर ढंग से सामने लाया जा सके और जो एक बेहतर दुनिया की निर्मित का स्वप्न आपने, हमने, हम सब ने देखा है, उस दिशा में हम आगे बढ़ सकें। तो ये सारी चीजें हम करते हैं, अपने अपने स्तर पर करते हैं। सामूहिक स्तर पर जब हम करते हैं, सामूहिक रूप से करते हैं, उसकी ताकत बढ़ जाती है, उसकी क्षमता बढ़ जाती है, संभावना बढ़ जाती है, उसकी तलाश में हम लोग रहते हैं। क्योंकि बेहतर दुनिया का तो कोई अंत है नहीं। एक शेर है, शेर पढ़ने वाले यहाँ बहुत लोग हैं, लेकिन शेर एक है कि पहले से खूब खूब से बेहतर तलाश कर, मिल जाए जो दरिया तो समंदर तलाश कर। तो अंत नहीं है बेहतर तलाश में, तो हम निरंतर बेहतर की तलाश में होते हैं और उसी क्रम में इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरते हैं। मेरे स्कूल में, मैं नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूँ, यहाँ कई सीखा, मैंने कुछ नहीं सीखा, संगीत में मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन वो गीत एक अक्सर गाते थे, गजल था, उस जो अक्सर वो गजल गाते थे, उस गजल की 2 पंक्ति का मैं अक्सर उपयोग कर लेता हूँ। तो आज भी मैं वही उपयोग करूंगा आप प्रतियोगियों के लिए। पहले भी मैंने किया है कि जो प्रतियोगी विजेता होकर यहाँ से जाएंगे, निश्चित तौर पर खुश होंगे आप, हो सकता है मैकडॉनल्ड्स जाए, लेकिन जो विजेता नहीं हो पाए उनके लिए निराश होने की जरूरत नहीं है। ऐसा हमेशा नहीं होता है कि आज जो विजेता हुआ है वह जीवन में हमेशा विजेता रहेगा और आज जो पराजित हुआ है वो कभी विजेता नहीं होगा। ये दोनों धारणाएं एक नहीं। तो इसलिए हम आज यहाँ से निकले हैं, पहले से बेहतर होकर निकले हैं, पहले से श्रेष्ठ होकर निकले हैं, यही हमारी उपलब्धि है। मैं उनके लिए बस वही 2 पंक्ति कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता, हंस हंस के जवा दिल से हम क्यों न चुने टुकड़े, हर शख्स की किस्मत में इनाम नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया विजय सर
एक बात मैं कहना चाहूंगा कि विजय सर को सुनने के बाद अक्सर इस बात का मुझे एहसास हो जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा जादू जो है लफ्जों का जादू है। अब वक्त आ गया है कि हम परिणाम बताएं, प्राइज अनाउंस करें। तो प्राइज को अनाउंस करने के लिए मैं हमारे अध्यक्ष नीतीश भैया को बुलाना चाहूंगा। भैया बोल लीजिए, पता नहीं फिर मौका मिले ना मिले। Hashtag awkward moments. पकड़िए इसको जरा। शुक्रिया जगी। अगले साल मैं यहीं रहूंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा। खेल करेंगे क्या? हाँ, निर्णय की तरफ चलते हैं। प्रतियोगिता 2 दिन से चल रही है और जैसा कि जकी ने भी अपने संबोधन में कहा कि विजय सर हमारे साथ एक दीवार की तरह हमारे साथ निरंतर खड़े रहे और सर का ये प्रयास था और सर का जो आशीर्वाद था कि आज हम जो 2 साल पहले जिस प्रतियोगिता का आगाज सुरेश भैया और अनुपम भैया ने किया था और उसकी शुरुआत की थी, किन्हीं कारणों बस पिछले वर्ष वो नहीं हो पाई। आज उस प्रक्रिया का, उस परंपरा का पुनर्निर्माण इस महात्मा हंसराज स्मृति संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से संपन्न हुआ, उसको मूर्त रूप मिला। सर आपका मैं क्या बोलूं, समझ नहीं आ रहा, कोटि कोटि धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, टीम कोऑर्डिनेशन होता है किसी भी एक सोसाइटी को चलाने के लिए, तो हमारी पूरी टीम, पूरी प्रस्ताव 25 हमारे 30 लगभग सदस्य हैं, सभी का जो सहयोग रहा वो विलक्षण सहयोग, उसकी वजह से हम इसको आज एक नया आयाम दे पाए और शायद आज निर्णायक नहीं आते या फिर निर्णायक हमारा अनुरोध स्वीकार नहीं करते तो ये प्रतियोगिता को हम ये सफल आयोजन हम नहीं कह सकते थे उस चीज को। तो जगन्नाथ भैया, अनुराग भैया, प्रत्युष भैया, दीपांशी दी, सभी निर्णायक जितने भी आज हमारे यहाँ 10-12 लोग उपस्थित हुए कल और आज, आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप आए। अब निर्णय की तरफ चलते हैं। दौलतराम, हिंदू 1-1, हिंदू 2-1, दौलतराम 2-2, हिंदू 3-2, डीआरसी दौलतराम, ओके 3-3, दौलतराम 4-3, हिंदू 4-4 क्या है यार? हिंदू कॉलेज 5-4, दौलतराम 5-5 हो चुके हैं। और इसमें हिंदू तो नहीं है, दौलतराम कॉलेज। दौलतराम लाइवा मैकडॉनल्ड हमको भी लेके चलना। जिस तरीके से मैंने बोला कि वो अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ते, तो बिरयानी बैग में रखी हुई है। चल तो देखता हूँ, चेक कर। हिंदू कॉलेज सौरभ, श्याम सुंदर, माही, अरे अब नहीं खींचोगे तो कब खींचोगे यार?
सुन दो। भैया आप सब आ जाइए, स्टेज पर आ जाइए। चलो आइए आइए, हेलो भैया आओ। सभी जल्दी से मेरा अनुरोध है कि एक बार ग्रुप फोटो के लिए आप सब लोग स्टेज पे आ जाएं। हरीश भैया चाय पनीर कौन खाता है? कहाँ से आ रहे? बीजेपी वाला लग रहा है। क्या बोल रहे हो? बीजेपी एक बात बोले, लाइव कुछ और बोलते हैं, लाइव कुछ और बोलते हैं। आज बता दिए ना उसके अपने लोग हैशटैग अपने लोग। So much busy guys. अरे महिपाल महिपाल महिपाल, ए भाई साहब का फोटो खींच दो यार इन लोगों का। भाई साहब जाकिर हुसैन खिंचा लीजिए। जरा साइड में बुला करके बोल रहे हैं मत यार, रिकॉर्ड करो। हरीश इसलिए मैंने अगला मोबाइल पे किधर गया?